हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्पिटस सीयूईटी। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब, उसका पहला चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। एंड इसमें भी जो टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया था उसका नाम था ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि हड़प्पन सोसाइटी जो थी, क्या इसमें किसी तरीके के सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। जैसे आज की तारीख में आपको समाज में एक अपर क्लास देखने के लिए मिलता है, एक लोअर क्लास देखने के लिए मिलता है, एक मिडिल क्लास मिलता है, अपर मिडिल क्लास देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से समाज में आर्थिक बेसिस पर हमको एक क्लासिफिकेशन समझ में आता है, एक डिफरेंशिएशन समझ में आता है। इसी तरीके से कास्ट के बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर भी एक डिवीजन हमको देखने के लिए मिलता है। तो क्या इस तरीके का कोई डिवीजन इकोनॉमिक बेसिस पर या किसी और सोशल फैक्टर के बेसिस पर हड़प्पन सोसाइटी में था या नहीं था, इसके बारे में हम लोगों ने ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में बात करी थी। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि इस तरीके का अगर कोई डिफरेंस था तो फिर वो उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, क्योंकि हड़प्पन्स में से तो कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए अब जिंदा है नहीं। हड़प्पन्स 4000 साल से पहले हुए थे, तो उनकी कहानी, उनकी जबानी तो हमको सुनने को मिलेगी नहीं। तो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी सभ्यता जो बीत चुकी है, जिसके लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते, या कम से कम उस पर्टिकुलर सभ्यता को प्रैक्टिस करते हुए एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते जैसे उस जमाने में किया करते थे, उसमें सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, उसको कैसे पता किया, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज या क्या लॉजिक या किस तरीके के मेथड्स का यूज किया, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर कर लास्ट लेक्चर में खत्म कर दी थी। आज हम लोग अपने डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड उसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब हम लोगों को यह देखना है कि हड़प्पन जो वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करते थे, पॉटरी बनाते थे, बीड मेकिंग में लगे हुए थे, इसके अलावा काफी सारी सील्स वगैरह बनाया करते थे, प्लस वहां पर और भी कई सारे तरीके के क्राफ्ट प्रोडक्शन जो चल रहे थे। ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो किस तरह से होता था, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता था, ये मटेरियल ये लोग कहां से लेकर आया करते थे, और क्या क्या वेरियस टेक्निक्स का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे इस सारे क्राफ्ट के प्रोडक्शन में। एंड क्या, जैसे आज की तारीख में कई स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, उस जमाने में भी क्या ऐसा ही होता था? क्या हड़प्पन्स के टाइम पीरियड में भी ऐसे स्पेसिफिक सेटलमेंट्स मौजूद थे जहां पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर क्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाता था, या जैसे आज की तारीख में हम लोगों को कई सारे शहर पता है कि नागपुर अपने संतरों के लिए फेमस है, या फिर अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस हैं, तो इससे अपने को समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर जगहें जो हैं उसके स्पेसिफिक प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन रखती हैं। क्या इस तरीके से उस जमाने में भी ऐसा हुआ करता था कि किसी पर्टिकुलर चीज के स्पेशलाइजेशन को एक जगह पे किया जाता हो, या किसी पर्टिकुलर जगह पे एक सर्टेन तरीके का क्राफ्ट डेडिकेटली प्रैक्टिस किया जाता हो? इस सारे सवालों के जवाब हमको आज के लेक्चर में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम लोगों को फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। ना सिर्फ हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है, इसके साथ में और भी कई सारे सब टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करने के बाद में जो अगला सवाल आएगा कि सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कहां कहां पे प्रोडक्शन होता था, अगर होता भी था या नहीं होता था तो आपको कैसे पता? वहां पर आज की तारीख में कोई व्यक्ति तो जिंदा है नहीं बताने के लिए उस जमाने का, जो ये बताए कि भाई यहाँ पे ये सारा प्रोडक्शन हम लोग करते थे। तो कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर प्रोडक्शन होता भी था तो आपको कैसे पता चला, या फिर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये मटेरियल आप कहां से लेकर आ रहे हो, किस तरीके से आप ये मटेरियल लेकर आते हो? कई बार मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, और उस टाइम पीरियड में आज के जैसे मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते थे, रोड्स और रेलवेज डेवलप नहीं थी, तो क्या तरीके या क्या टेक्निक्स, क्या जुगत आप लगाते थे जिसकी मदद से बड़ी मात्रा में वो रॉ मटेरियल आपको मिल जाए जिसकी आपको जरूरत पड़ती थी प्रोडक्शन के लिए? उन सारी स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करनी है। प्लस कई बार अब ऐसा भी होता था कि कोई मटेरियल जिसकी आपको जरूरत है अपने किसी क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए, वो मटेरियल या तो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, या बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, या कम से कम जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पे नहीं मिलता। तो हड़प्पन्स ने फिर किस तरीके से इस मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए सुदूर के जो लोग थे उनके साथ में अपने रिश्ते बनाए, किस तरीके से फॉरेन लैंड्स के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट डेवलप हुए, और हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया, जो आज का इराक का इलाका है, वहां तक पहुंच गए।
किस तरीके से इतने या फिर ओमान का जो इलाका है वहां तक पहुंच गए, किस तरीके से इतने दूर दूर के इलाकों तक इनके रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश हुए, किस तरीके से मटेरियल्स की तलाश इनको सब कॉन्टिनेंट से बाहर के भी लेकर गई और बाहर के लोगों के साथ में भी इनके रिश्ते डेवलप करवाए, उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करनी है। एंड ये डिस्टेंट लैंड से कॉन्टैक्ट्स वगैरह फिर कैसे मेंटेन किए गए, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत सारी बातें सीखने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रेलेवेंट है। चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, उसमें भी यहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत रेलेवेंट है। तो काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं हम लोग फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखते हैं सर। लोकेट चानूदारो ऑन मैप 1. This is a tiny settlement, less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro, that is 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. तो सबसे पहली चीज जो इसमें हमसे कही गई है कि भाई आप चानूदारो नाम की एक लोकेशन है, उसको मैप नंबर 1 पर लोकेट करिए। अपनी एनसीईआरटी की किताब में जो वेरियस मैप्स दिए हैं, उसमें जो पहला मैप है मैप नंबर 1, उसके ऊपर सबसे पहले हमको क्या करना है, चानूदारो नाम की इस लोकेशन को लोकेट करना है। तो पहले अपन लोग देख लेते हैं चानूदारो कहां पर है मैप नंबर 1 पे। ये रहा अपना मैप नंबर 1, और इस पर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं आपको ताकि ये अच्छे से दिखे। ये थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, और उसमें चानूदारो नाम की जो लोकेशन अपने को लोकेट करने के लिए बोली गई है वो ये रही। इसके करीब में जो दूसरी लोकेशंस हैं, ये कोट दिजी हो गई, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदारो और धोलवीरा, एंड ये एक नागेश्वर है, और दूसरी बाकी लोकेशंस वगैरह। मोहनजोदारो से इसका डिस्टेंस अपन लोग देख लेते हैं। सर्टेन डिस्टेंस पर ये मोहनजोदारो से बसी हुई है, एंड मोहनजोदारो के साथ में इसको कंपेयर भी किया गया। तो ये है अपना चानूदारो लोकेशन। अब जब जब अपन लोग बात करेंगे चानूदारो की, तो अपने को पता रहना चाहिए मैप पर ये कहां पर है। ये सर्टेन लोकेशन जो है, ये जो सर्टेन लोकेशन है वो चानूदारो की है। मोहनजोदारो से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, इतनी स्ट्रेट लाइन के अगर स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लगभग इतना डिस्टेंस जो है मोहनजोदारो और चानूदारो के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। तो पहले तो अपन ने मैप पर उसको देख लिया कि ये कहां पर है। अब आगे बात करते हैं। लोकेट चानूदारो ऑन मैप नंबर 1, लोकेट अपन ने कर लिया। अब अपने को पता है चानूदारो कहां पर है। दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स एज कंपेयर्ड टू मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स। तो अब ये हमको ये बता रहे हैं कि मोहनजोदारो की अपेक्षा अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है। बहुत बड़े जैसे मोहनजोदारो हमको पता है कि एक पूरा अर्बन सेंटर था, प्लान करके बसाया गया था। इसमें एक सीटाडेल का इलाका था जहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, एंड एक पूरा लोअर टाउन था जिसमें सामान्य लोग रहा करते थे। और लोअर टाउन में भी फिर आपको सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी तक के मकान और काफी बड़ी मात्रा में रिहाइश देखने के लिए मिल रही थी। एक तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि मोहनजोदारो उस जमाने का न्यूयॉर्क या फिर उस जमाने का लंदन हुआ करता था, एक बहुत बड़ा शहर था। उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे चानूदारो के साथ में, जिसको इन्होंने हमसे लोकेट करने के लिए बोला है मैप पर, तो ये बहुत छोटा सा सेटलमेंट है। सिर्फ 7 हेक्टेयर तक में के, या 7 हेक्टेयर से भी कम इलाके में ये छोटा सा शहर या छोटा सा गांव कह सकते हैं, छोटा सा टाउन कह सकते हैं, ये फैला हुआ है। कंपेयर करेंगे मोहनजोदाड़ो के साथ में, तो मोहनजोदाड़ो इसकी अपेक्षा बहुत बड़े इलाके में, लगभग 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये छोटा सा टाइनी सेटलमेंट है, मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा इसका ये बहुत कम इलाके में फैला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो भी बहुत कम मात्रा में रहते होंगे। तब इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत यह है कि ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, या फिर ये पूरी तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन के प्रति डिवोटेड था। और यहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था? यहाँ पे बीड्स बनाई जा रही थी, यहाँ पे शेल कटिंग हो रही थी। शेल का मतलब वो हमको जो तट के इलाकों पे या नदी में जो शंख और बाकी सारी इस तरीके की चीजें मिलती हैं उसको शेल बोला जाता है। तो शेल का जो शेल आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर उसकी कटिंग से भी आप काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हो। तो यहां पर शेल कटिंग भी हो रही थी। मेटल वर्किंग यानी कि अलग अलग तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल कर भी कई सारी चीजें बनाई जा रही थी। देन सील की मेकिंग जो है, सील्स के बारे में हमने काफी डिटेल में बात करी है, वो सील मेकिंग भी यहाँ पर डेडिकेशन के साथ में हो रहा था। एंड लास्टली वेट मेकिंग्स, वेट्स के बारे में भी हमने बात करी है, आगे और भी डिस्कशन करेंगे। तो वजन का जो इस्तेमाल किया जाता था बार्टर सिस्टम के तहत में आदान प्रदान करने के लिए, सामानों का आपस में चीजों को बदलने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो वेट्स का भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो वेट्स का भी यहाँ पे प्रोडक्शन
हो रहा था। तो ये छोटा सा जो सेटलमेंट है जो मोहनजोदाड़ो की अपेक्षा बहुत कम इलाके में बसा हुआ है, एंड ऑब्वियस सी बात है जहां पे बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे अपने देश में भी कई स्पेसिफिक इलाके हैं जहां पे इंडस्ट्रीज को लगाया गया, और कई स्पेसिफिक इलाके हैं जहां पे एक तरीके की इंडस्ट्री को लगाया गया। जैसे बंगाल की बात कर लें तो बंगाल में जूट की इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। वजह यह है कि बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जूट को काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो फिर जूट से अलग अलग चीजें बनाने की फैक्ट्री भी वहीं पे लगी हुई है। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कॉटन का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो कॉटन से कॉटन क्लोथ बनाने की काफी इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। सेम गन्ने की खेती को लेकर भी है कि गन्ना यूपी में और महाराष्ट्र में काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो गन्ने की भी खेती बड़ी मात्रा में होती है, तो वहां पर गन्ने की फिर शुगर मिल्स भी काफी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। तो पॉइंट यह है कि किसी इलाके में सर्टेन तरीके की इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए डेडिकेटेडली आज की तारीख में भी मिलती हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से शायद ये जो चानूदारो है उस जमाने का एक इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता था, और एक या दो तरीके के क्राफ्ट भी नहीं, कई सारे तरीके के क्राफ्ट, या इनफैक्ट जितने तरीके के जो मैक्सिमम क्राफ्ट उस जमाने में प्रैक्टिस होते थे, लगभग सारे के सारे क्राफ्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। बीड्स भी बना रहे हो, शेल की कटिंग करके भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, मेटल का इस्तेमाल कर भी उस जमाने में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जो भी मेटल्स थे इनको जितने भी मेटल्स की का ज्ञान था उसकी मदद से ये मेटल वर्किंग भी कर रहे हैं, सील मेकिंग भी हो रही है, वेट मेकिंग भी हो रही है। तो उससे समझ में आ रहा है कि ये एक डेडिकेटेड सेंटर था जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था और ये अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस होती थी, तो इसके लिए किस किस तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, थोड़ा अब उस पर बात करते हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz, steatite, etc. were used। तो बीड्स की अगर बात करें, या फिर क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अपने को हड़प्पा के अलग अलग सेटलमेंट से बीड्स देखने को मिली हैं, मन के देखने के लिए मिले, तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि हड़प्पा वाले बीड्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में पहनने के लिए या ऑर्नामेंट्स के तौर पर करते थे, और यहां पर बीड मेकिंग बड़ी मात्रा में हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीड मेकिंग हो रही है तो एक या दो तरीके की चीजों से ही बनाई जा रही हो। अगर सिर्फ हम लोग पत्थरों की बात करें, जो अलग अलग तरीके के स्टोन्स की बात करें, तो कई सारे वैरायटी ऑफ स्टोन्स का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए होता था। कार्नेलियन करके एक बहुत खूबसूरत लाल कलर का पत्थर है, उसकी मदद से बीड मेकिंग की जा रही थी। जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट हो गया, ये सारे के सारे अलग अलग जो आप कह सकते हैं पत्थर हैं, इन सबका इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। मैं एक एक करके आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इन पत्थरों का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए क्यों होता था। देखिए, यह है कार्नेलियन। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, लाल कलर का ये पत्थर है, या हल्का सा येलोइशनेस लिया हुआ लाल कलर का पत्थर है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं और आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, तो ये हो गया कार्नेलियन। इस पर्टिकुलर पत्थर का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए खूब बड़ी मात्रा में होता था। कार्नेलियन के बाद में ये दूसरा पत्थर जैस्पर, ये भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए जैस्पर। अब ये कितना खूबसूरत पत्थर है, इसका इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए या मनके बनाने के लिए खूब किया जाता था, देख लीजिए। फिर क्रिस्टल, क्रिस्टल का इस्तेमाल भी खूब होता था। ये देखिए, क्रिस्टल के पत्थर का खूब इस्तेमाल होता था। एक और फोटोग्राफ दिखा देता हूं आपको क्रिस्टल की। ये देखिए, एकदम ये रॉक क्रिस्टल है, और इसकी फिर मदद से बीड मेकिंग में इसका खूब यूज किया जाता था। समझ में आ भी रहा होगा कि ये सारे के सारे जो पत्थर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो क्योंकि इनकी मदद से अगर आप बीड बनाओगे तो फिर वो बीड्स भी अपने आप में देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी, इसलिए इनका इस्तेमाल बीड मेकिंग में खूब होता था। ये कॉर्ड्स हो गया, इसको भी देखिए। ये हो गया स्टीएटाइट। स्टीएटाइट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ बीड्स को बनाने में भी नहीं, इसका इस्तेमाल हड़प्पा की जो सील है उसको बनाने में भी काफी प्रोमिनेंटली होता था। तो ये स्टीएटाइट का पत्थर हो गया, एंड ज्यादा हार्ड पत्थर होता नहीं है, आसानी से इसके ऊपर आप नक्काशी और बाकी काम कर सकते हो, तो इसका भी खूब इस्तेमाल होता था। तो ये अलग अलग तरीके के जो पत्थर थे, एक बार फिर इनको देख लेते हैं।
इन सब का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड सिएटाइट, नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सिएटाइट, इन सबकी खासियत क्या है? ये सारे के सारे पत्थर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत पत्थर हैं। तो खूबसूरत पत्थरों का इस्तेमाल कर कर अगर आप बीड्स बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बीड्स भी खूबसूरत लगेगी। तो इसलिए इनका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता था, और जिस मात्रा में, जितने बड़े वॉल्यूम में हमको बीड्स हड़प्पा की अलग अलग सेटलमेंट्स में देखने के लिए मिली है, उससे एक बात क्लियर होती है कि बीड्स उस जमाने में फैशन में थे, या फिर बीड्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के तौर पर होता था। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो बीड्स पहनते थे। एंड ऐसा भी नहीं था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल बीड्स का इस्तेमाल करते थे। जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पत्थर हो गए, आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और भी दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था, उससे यह भी समझ में आता था कि बीड्स में भी वैरायटी थी। कुछ बीड्स शायद महंगी बिकती रही होंगी, या फिर उस जमाने में कुछ लोगों को एक्सेसिबल रही होंगी। कुछ बीड्स ऐसी होंगी जो सामान्य लोग भी खरीद सकते होंगे। तो जैसे आज की तारीख में मोबाइल है, कई सारे सस्ते मोबाइल्स आते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, और कई मोबाइल्स हैं वो बड़े महंगे आते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक लोग ही खरीद पाते हैं या उसको अफोर्ड कर पाते हैं। लगभग वैसी कहानी यहाँ पे बीट्स के लिए देखने को मिल रही है। कुछ बीट्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक बड़े आपका फैंसी किस्म के सामान से बनाई जा रही हैं, और वो बड़ी खूबसूरत और अच्छी दिख रही हैं, तो इससे ये समझ में आता है शायद वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बनाई गई हो। और कुछ बीट्स जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सामान्य या फिर बड़े कॉमनली अवेलेबल मटेरियल से भी बनाई जाती थी। इससे ये समझ में आता है कि ये शायद कोई भी सबके लिए एक्सेसिबल थी, और कोई भी इनको खरीद सकता था या कोई भी इनको अफोर्ड कर सकता था। अब यहां से ये बात अपने पुराने टॉपिक के साथ में भी जाके जुड़ती है कि इतने मटेरियल का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर तरीके की चीज को बनाने के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, और हर तरीके की जो आपकी सोसाइटी का सेक्शन था उसको या उसकी नीड्स को केटर करने के लिए काम किया जाता था। चले, तो ये खूबसूरत पत्थर जिनकी मदद से बीट्स बनाई जा रही हैं, इनको हमने देख लिया। इसके अलावा और भी दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल होता था। कॉपर के बारे में ये लोग जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में ये लोग जानते थे, और गोल्ड के बारे में भी ये लोग जानते थे। आयरन के बारे में इनको नहीं पता था, आयरन की अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो इन मेटल्स का इस्तेमाल भी काफी बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। इसके अलावा अब ऑब्वियस सी बात है, कॉपर उस जमाने में काफी इस्तेमाल होता था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी काफी हो रहा था, बट गोल्ड का इस्तेमाल उतना अपने को देखने को नहीं मिलता। गोल्ड इस्तेमाल होता था, कम मात्रा में इस्तेमाल होता था। तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि गोल्ड का इस्तेमाल कर कर अगर कोई बीड बनाई जा रही है, या फिर अगर कोई बीड बनाई जा रही है जिसमें थोड़ा बहुत गोल्ड यूज होता है, तो फिर ये एक सर्टेन अपर क्लास या फिर जो भी उनका एक बड़ा या उनका जो संभ्रांत वर्ग रहा होगा, उसके लिए जो बीट्स की जरूरत थी या वो जो बीट्स पहना करते थे, शायद उनको केटर करने के लिए बनाता हो। ये अपने पुराने टॉपिक के साथ में जाके फिर जुड़ जाता है कि ये एक इंडिकेशन है कि हड़प्पन सोसाइटी में क्लास डिफरेंस हुआ करता था। तो अगर क्लास डिफरेंस का एग्जांपल आप देना चाहें तो यहां से भी आप दे सकते हैं कि बीड्स को बनाने के लिए जो अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये भी एक इशारा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि क्लास डिफरेंस भर भरकर वहां पर एग्जिस्ट करता था। इस तरीके से अपने को जो है पता चलता है, या फिर ये भी एक और मेथड है या फिर एक और तरीका है जिससे अपने को क्लास डिफरेंस के बारे में पता चलता है। खैर, ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरे मटेरियल थे, शेल जो शंख है उसका इस्तेमाल किया जाता था, फेन्स यानी कि चीनी मिट्टी का इस्तेमाल भी काफी बड़ी मात्रा में हो रहा था, एंड टेराकोटा या फिर बर्न क्ले का इस्तेमाल भी बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता था। तो इससे अपने को यह समझ में आता है बीड मेकिंग जो थी, बीड मेकिंग एक बड़ी प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री हुआ करती थी। बीड मेकिंग एक बहुत प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री हुआ करती थी। बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन या फिर बल्क प्रोडक्शन हो रहा था। खूबसूरत स्टोन्स का इस्तेमाल होता था, मेटल्स का इस्तेमाल होता था, गोल्ड जैसे एक्सपेंसिव मेटल का इस्तेमाल होता था, और आपका यहाँ पे फाइन्स हो गया यानी कि चीनी मिट्टी हो गई, टेराकोटा या बर्न क्ले हो गया, या फिर शेल हो गया, इस तरीके के सामान्य तौर पे मिलने वाले मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता था। यानी कि समाज के हर सेक्शन के नीड्स को केटर करने के लिए बीड्स यहाँ पे बनाई जा रही थी। तो इससे एक इंडिकेशन ये भी है, एक बात अपने को ये भी पता चलती है कि बीड मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री उस जमाने के क्राफ्ट प्रोडक्शन में हड़प्पन के टाइम पीरियड में हुआ करती थी। चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सम बीड्स were made of two or more stones cemented together, some of the stones with gold caps, the shapes were numerous। तो
अब कई सारी ऐसी भी बीड्स थी जो एक पर्टिकुलर पत्थर से ना बना के एक से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल कर कर बनाई जाती थी। यानी कि एक पर्टिकुलर पत्थर से आपने एक बीड बना ली, एक दूसरे पत्थर से आपने दूसरी बीड बना ली, और उनको फिर आपने किसी तरीके से आपस में जोड़ दिया, आपस में उनको आपने सीमेंट कर दिया। एक तो इस तरीके से बीड्स में कई सारी वैरायटीज भी क्रिएट की जाती थी। कई बार ये होता था कि एक पत्थर से अगर आपने बीड बनाई या फिर दो पत्थर से भी अगर आपने बीड बनाई तो उसके ऊपर आप सोने की परत चढ़ा देते थे, सोने का कैप लगा दिया करते थे। तो ये सारे काम भी हो रहे थे। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो बीड मेकिंग की प्रक्रिया है, इसमें अब ऐसा भी नहीं है कि मनका या फिर बीड जो आपको बनाना है वो एक ही तरीके का बनाया जाता था। इसमें भी कई सारे शेप्स और कई सारे साइज आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि डिस्क के शेप की बीड बनाई जाती थी, जैसे अपनी पुराने, अभी तो खैर उतना नहीं आती, मगर पहले वो जो सीडी आया करती थी जिसमें मूवीज वगैरह अपने को आसानी से मिल जाती थी, उस शेप की जो डिस्क होती हैं वैसी बीड्स बनाई जाती थी। सिलेंड्रिकल शेप हो गया, स्फेरिकल शेप हो गया, बैरल के शेप की हो गई, सेगमेंटेड शेप की हो गई। ये इस तरीके के कई सारे शेप्स की बीड्स हमको देखने के लिए मिलती है। मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं तो इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग शेप और साइज की बीड्स अपने को देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये लंबा सा बैरल का शेप हो गया या पाइप जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ये सिलिंड्रिकल शेप की बीड्स हो गई, ये आपका इस तरीके से जो है थोड़ा इसमें हल्का सा एक कर्व आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ये कर्व थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अलग अलग शेप और साइज की ऐसी अलग अलग बीड्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो याद रखना है अपने को ये बात कि बीड्स भी एक ही पर्टिकुलर शेप या साइज की नहीं होती थी और एक ही तरीके के स्ट्रक्चर की नहीं बनाई जाती थी। इसमें अगर मटेरियल अलग अलग इस्तेमाल हो रहा था, अलग अलग तरीके के मेटल्स, पत्थर या स्टोन या फिर आपका अलग अलग तरीके के दूसरे मटेरियल इस्तेमाल हो रहे थे, तो शेप्स और साइज में भी बहुत भयंकर वेरिएशन यहाँ पे अपने को समझ में आता है। Some were decorated by incising or painting and some had design etched onto them. अब इनमें से जो कई सारी अलग अलग शेप और साइज की बीड्स बनाई भी जा रही हैं, तो इनके ऊपर फिर या तो पेंटिंग की जाती थी इनको डेकोरेट करने के लिए, या फिर इनमें अलग अलग तरीके से कट लगाकर अलग अलग शेप और शेप वगैरह बनाए जाते थे डेकोरेशन के लिए, डिजाइन देने के लिए, या फिर कई सारों के ऊपर डिजाइन वगैरह आप अलग से बनाकर छाप दिया करते थे। एक छापने का, जैसे आपने देखा होगा मेहंदी बनाने के लिए वो एक डाई इस्तेमाल किया जाता है, आप उस पे इंक या फिर मेहंदी लगा के अब हाथ पे रखो तो डायरेक्ट वो हाथ में मेहंदी छप जाती है। उस तरीके से जो भी डाइज रहा करते होंगे उनका इस्तेमाल कर डिजाइनें इनके ऊपर एच की जाती थी। मगर कई सारी बीड्स ना सिर्फ सिंपल आपके अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, उनको डेकोरेट भी किया जा रहा है, उन पे डिजाइन भी बनाई जा रही हैं, उनको और ज्यादा कलात्मक और ज्यादा खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। ये चीज भी अपने को देखने को मिलती है। जैसे ये फोटोग्राफ देखिए, इसमें कई सारे तरीके के मनके या कई सारे तरीकों की बीड्स का इस्तेमाल कर ये माला बनाई गई है। थोड़ा बड़ा करता हूं तो ज्यादा बेहतर तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो बीड्स यहां से लेके यहां तक लगाई गई हैं अलग अलग शेप्स की, ये कार्नेलियन का जो स्टोन है उससे बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और बड़ा करता हूं, ये देखिए। अब यहाँ पे ये जो बीड है ये थोड़ा सेमी सिलिंड्रिकल शेप की है, ये जो बीड है ये बैरल के शेप की है, और इसके बीच में मोर और लेस ये स्पेरिकल शेप की बीड्स लगाई गई हैं। मगर इन सब की खासियत क्या है, ये सारी की सारी बीड्स वो कार्नेलियन जो पत्थर था उससे बनाई गई हैं। यहाँ पे इनफैक्ट वो रखा भी हुआ है, ये अपने को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे अगर आप हिस्से पे नजर डालोगे तो यहाँ पर जो ये बीड्स हैं ये अलग तरीके के मटेरियल की बनाई गई हैं, अलग अलग शेप और साइज की बनाई गई हैं। इसी तरीके से ये चीज आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है। तो बीड मेकिंग ना सिर्फ बहुत, आप कह सकते हैं लेबर, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में लोग इसमें लगे हुए थे, बड़ी मात्रा में इसमें मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, अलग अलग तरीके की डिजाइन, शेप और ये सारी चीजें जो इसमें यूज की जा रही हैं, इससे अपने को यह भी समझ में आता है कि कितनी कलात्मकता इसमें लगाई जा रही थी, इसमें कितना आर्ट जो है वो डाला जा रहा था। और इससे ये समझ में आता है कि कितना सीरियस किस्म का जो है इंडस्ट्री या कितना सीरियस किस्म का ये प्रोडक्शन यहाँ पर बीट्स का किया जाता था, और कितनी हाई डिमांड इस पर्टिकुलर चीज की रही होगी जो इतनी बड़ी मात्रा में, इतने वैरायटी और इतने वेरिएशन के साथ में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज का मोबाइल हो गया। अब आपको एक सस्ता मोबाइल भी देखने के लिए मिलता है और एक महंगा मोबाइल भी देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोबाइल की जो फैसिलिटीज है, उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। लगभग लगभग वही लॉजिक यहां पर आप लगा लीजिए कि जैसे जैसे मटेरियल आपका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव होता चला जाता है, या फिर मटेरियल थोड़ा आपका रेयर होता चला जाता है, वैसे वैसे बीड मेकिंग की ना सिर्फ टेक्निक सोफिस्टिकेट होती चली जाती है, शेप और साइज सोफिस्टिकेट होते चले जाते हैं, डिजाइन आपकी और ज्यादा शार्प और खूबसूरत होती चली जाती हैं। एंड कहीं और इस तरीके से अपने को यह समझ में आता है कि सोसाइटी की
की जो अलग अलग स्ट्रेटा थे, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन थे, उनकी सबकी नीड्स को केटर करते हुए, ध्यान में रखते हुए इनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा था। और कुछ फोटोग्राफ देखते हैं इनकी। ये देखिए, इसमें भी अलग अलग बीट्स का इस्तेमाल करके इस तरीके की एक माला जो है बनाई गई है, और यहाँ पे इन्होंने अलग से उन बीट्स को रखा भी है जिनका इस्तेमाल इस माला में किया गया था। ये डिस्क शेप की बीड हो गई, ये स्फेरिकल शेप की बीड हो गई, सिलेंड्रिकल शेप की बीड हो गई। इस तरीके से आपको ये अलग अलग बीट्स यहाँ पे देखने के लिए शेप और साइज में मिल रही है। Techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of the harder stones. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीड्स को बनाने की टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से मटेरियल की मदद से बीड बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाया करती थी। जैसे स्टेटाइट की अपन ने पहले भी बात करी थी कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है और इसके ऊपर आसानी से आप काम कर सकते हो, टूल इसके ऊपर आसानी से चला सकते हो। इसी की वजह से इसकी मदद से काफी सारी सील्स बनाई जाती थी। इसकी इसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी जो है इससे बीड्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा सख्त नहीं होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट स्टोन होता है, तो आसानी से इसके ऊपर टूल चलाए जा सकते थे, तो आसानी से इसके ऊपर आप टूल्स चलाकर बीट्स बनाते थे। साथ ही साथ कई बार आप ये करते थे कि इसका चूरा बनाकर इसका एक पेस्ट बनाते थे और उस पेस्ट को फिर अलग अलग शेप और साइज देते थे और उसकी मदद से वैरायटी ऑफ बीट्स बनाते थे। ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते अपने को पता चलता है कि यहाँ पर इतने जो शेप्स हैं, इतने सारे जो अलग अलग शेप और साइज में बीट मिलती हैं, उसकी क्या वजह थी। अगर इन्होंने स्टेटाइट का पेस्ट बनाकर उसकी मदद से उसका अलग अलग मोल्ड में डालकर उसकी मदद से अगर अलग अलग शेप्स की बीट बनाना सीख ली थी, तो ये बात फिर दूसरे मटेरियल्स के ऊपर भी लागू होती होगी। स्टेटाइट से मिलती जुलती प्रॉपर्टी जिन भी आपके स्टोन्स में देखने को इनको मिली होंगी या किसी दूसरे मटेरियल में देखने को मिली होंगी, तो वहां पर भी इन्होंने लगभग लगभग इसी लॉजिक का इस्तेमाल किया होगा कि यार इसका पेस्ट बना लो या किसी और तरीके से इसको जो है आटा या लोई जैसा जो आपकी अगर स्टेट में ला सकते हो तो उसे स्टेट में लेकर आओ और उसके बाद फिर उसके अलग अलग शेप और साइज बनाओ। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते इतने वैरायटी ऑफ शेप्स और साइजेस हमको बीट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी को अगर आप कंपेयर करोगे स्टेटाइट की अपेक्षा जो ज्यादा सख्त किस्म के स्टोन होते हैं, जो ज्यादा ब्रिटल किस्म के स्टोन होते हैं, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो वहां पर ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि वो ब्रिटल है। अगर आप उसके ऊपर उसके ऊपर अगर आप टूल चलाने की कोशिश करोगे तो क्योंकि ये वाला स्टोन बहुत सॉफ्ट था, इसके ऊपर वो टूल चल जाता। वहां पर अगर आप टूल चलाने की कोशिश करोगे, जैसे कार्नेलियन पे करोगे या जैस्पर पे करोगे, तो वो चटक जाएगा। एंड उसका अगर आप सोच रहे हो कि पेस्ट बना के आप इस्तेमाल कर लोगे तो भी उतना अच्छा निकल कर नहीं आएगा। उसका जो शेप है वो उसका जो रंग है, उसके वो जो रंग की खूबसूरती या आकर्षण है वो चला जाएगा। तो उसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो हार्डर स्टोन्स हैं उस पर अगर आपने काम करना है तो या तो आपको कुछ सर्टेन स्पेसिफिक शेप्स जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आप दे सकते हो उसी तक आपको अपने आप को महदूद करना पड़ेगा, उसी तक अपने आप को कन्फाइन करना पड़ेगा, या कोई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी मदद से उससे अगर आप वेरियस शेप्स और साइज बनाना चाहते हो। तो ये एक अपने को बात समझ में आती है। हालांकि यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बीड्स में एक बहुत छोटे साइज की एक बहुत आप कह सकते हैं स्मॉल शेप की एक बीड बनाई जाती थी जिसका नाम था माइक्रो बीड। अब स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, उसके ऊपर आप टूल चला सकते हो, टूल चलाकर उसको अपने मन माफिक कोई भी शेप दे सकते हो, बट फिर भी इतनी छोटी बीड कैसे इन लोगों ने बना ली जिसको कई बार माइक्रो बीड कहा जाता है। स्टेटाइट की मदद से एक बहुत छोटे शेप की बीड जिसको माइक्रो बीड कहते हैं वो कैसे इन लोगों ने बना ली, उसके बारे में अपने पास में आज भी कोई नॉलेज नहीं है। जितना आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी एंशिएंट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं जिसकी मदद से ये लोग बीड मेकिंग किया करते थे, उसमें भी इतनी आपका स्टेटाइट स्टोन की सारी प्रॉपर्टीज अपनी जगह पर, इनके सारे टूल्स अपनी जगह पर, बट इतने छोटे शेप की बीड जिसको माइक्रो बीड बोला जाता है ये कैसे बना लेगा ये लोग, इसके बारे में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास में कोई जवाब नहीं है। ये आज की तारीख में भी मिस्ट्री बना हुआ है। अब ये क्यों मिस्ट्री बना हुआ है ये आप इस फोटोग्राफ को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपकी एक नॉर्मल साइज की डिस्क शेप की बीड हो गई। अब उसको कंपेयर कर लीजिए इन छोटी छोटी बीड्स के साथ में जिनको बोला जाता है माइक्रो बीड। इतने छोटे साइज की बीड, अब ये सारी की सारी पत्थर की बनी है। देखने में आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये स्टेटाइट स्टोन के ऊपर आपने काम करा, सॉफ्ट स्टोन होता है, अच्छे से उसके ऊपर टूल चल जाते हैं, सब बातें अपनी जगह ठीक है, बट इतने छोटे साइज की बीड 4-4,500 साल पहले आप उस वक्त में बना के ले जाओ, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आपके पास में थी? ये इसका जवाब अपने आर्कियोलॉजिस्ट के पास में आज की तारीख में नहीं है। और
दूसरे जो शेप्स एंड साइजेस हैं, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो और ये बात क्लियर होती है। एक नॉर्मल स्टोन का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से आप ये सारे शेप्स एंड साइजेस बना लो, समझ में आता है। मगर इतने छोटे शेप और साइज की बीड्स बना के ले जाओ जिसको माइक्रो बीड कहा जा रहा है, ये कैसे बना लेगा, इसका हमारे पास में आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट इस पर्टिकुलर बात के ऊपर एक मत नहीं हो पाए कि इतनी छोटी छोटी इतनी सोफिस्टिकेटेड किस्म की माइक्रो बीड ये लोग कैसे बना लेगा। और देखिए, जैसे डिस्क शेप की बीड्स आपको बनानी है तो उसके अलग अलग शेप और साइज आप यहां पे देख सकते हो। सिलिंड्रिकल बीड्स बनानी है तो उसके भी शेप्स और साइज आप देख सकते हो, और ये सारी पत्थर की बनाई हुई हैं। अब इसको कंपेयर कर लो आप माइक्रो बीड्स के साथ में। इतने छोटे लेवल पर इतने छोटे साइज की बीड्स ये लोग कैसे बना रहे थे, इसके ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। ऐसे कौन से टूल्स इनके पास में थे, इतना कैसे ये इनके कारीगर कुशल हो गए। और चलो अगर 2-5 लोग जिंदगी भर किसी चीज में लगे हुए और वो इस तरीके का सोफिस्टिकेशन हासिल कर लें तो भी समझ में आता है। माइक्रोवीड जितनी बड़ी मात्रा में मिली है उससे ये भी एक बात क्लियर होती है कि 2, 5, 10, 20, 50 लोग इसमें नहीं लगे थे, इसमें कई सौ या हजार लोग जो हैं इस पर्टिकुलर तरीके की बीड को बनाने में पारंगत थे। अब इतना स्पेशलाइजेशन इतने हजारों लोगों का एक साथ तो डेवलप होने से रहा, मतलब यह है कि इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से ये लोग इस तरीके की माइक्रो बीड इतने बड़े लेवल पे बना रहे थे, इसका इतना बड़ा मास प्रोडक्शन कर रहे थे। अब ये कैसे कर ले रहे थे, क्या वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से ये मास प्रोडक्शन हो रहा था, इसका अपने पास आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। तो बस वही बात यहां पे लिखी है कि आप स्टेटाइट की मदद से जो भी बनाते थे उसके पेस्ट वगैरह की मदद से अलग अलग शेप और साइज बना लेते थे। हार्डर स्टोन्स के ऊपर ये टेक्निक काम नहीं करती थी, तो या तो कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स तक अपने आप को महदूद रखते थे और उसके अलावा ज्यादा उस पर डिजाइन नहीं बनती थी, या कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। मगर इन सारी बातों को एक तरफ रखकर भी स्टेटाइट की मदद से जो माइक्रो बीड्स बनाई गई थी, ये आज तक एक पहेली है कि ऐसी कौन सी एंशिएंट टेक्नोलॉजी इनके हाथ लग गई थी जिसकी मदद से इतनी बढ़िया किस्म की माइक्रोबीट बना पाए। इसका अपने पास में आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. तो हमको जो अलग अलग तरीके की अलग अलग कलर्स की बीड्स मिली हैं उसमें भी अगर हम लोग कार्नेलियन से बनी हुई बीड्स को देखें तो वो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा रेड कलर की देखने को मिलती हैं। आप कार्नेलियन बेसिकली लाल कलर का पत्थर है तो उससे बनी हुई बीड्स रेड कलर की दिख रही हैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, जनरली लोग यही कहेंगे। मगर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, कार्नेलियन का जो स्टोन हमको देखने के लिए मिलता है हड़प्पन की अलग अलग जो सेटलमेंट्स थी उसके आसपास जहां जहां से कार्नेलियन का स्टोन मिला है, वो पूरी तरीके से लाल नहीं था, उसमें एक हल्का सा पीलापन या फिर एक हल्की सी येलोइशनेस भी देखने के लिए मिलती थी। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर तरह से ये बात आपको समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा, ये अपना कार्नेलियन का पत्थर हो गया। अब इस कार्नेलियन के पत्थर के ऊपर ध्यान से देखिए, कई पत्थर जो हैं इसमें रेडिशनेस आपको देखने को मिल रही है, बट साथ ही साथ इसमें हल्का सा एक पीलापन भी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर इस पत्थर में ये पीलापन थोड़ा ज्यादा है और लाल कलर जो है या रेडिशनेस जो है थोड़ी सी कम है। इसमें बीच में आपको ये पीलापन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी पेरीफेरी पे जो लाल कलर है वो ज्यादा है। ये वाला कलर जो स्टोन है इसमें रेड कलर थोड़ा प्रीडोमिनेंट। तो पॉइंट यह है कहने का कि कार्नेलियन का पत्थर पूरी तरीके से लाल नहीं होता, इसमें एक सर्टेन तरीके की येलोइशनेस या फिर एक सर्टेन तरीके का पीलापन हमको देखने के लिए मिलता है। अब कायदे से होना यह चाहिए कि इसकी मदद से जो बीड बननी चाहिए उसमें कुछ जगह पे आपको ये हल्का सा पीलापन नजर आना चाहिए, या फिर ये, और अगर लेट से आपने ये बीड इस तरीके के किसी पत्थर से बनाई होगी तो उसमें ये पीलापन प्रोमिनेंटली आपको ज्यादा दिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि कार्नेलियन के पत्थर से बनाई गई जो बीड्स हैं उसमें प्रोमिनेंटली आपको रेड कलर देखने को मिलता है, ये हल्का सा पीलापन जो इन पत्थरों में है वो नजर नहीं आता। अब एक सवाल उठेगा कि अगर कार्नेलियन के पत्थर में ये प्रोमिनेंटली ये पीलापन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है नेचुरली, तो फिर इससे बनने वाली बीड में ये पीलापन नजर क्यों नहीं आ रहा, इसका कोई एक लॉजिक बनना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में भी ये सवाल उठा था और उन्होंने इस सवाल की तहकीकात में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए। जो भी टेक्नोलॉजी हमको समझ में आई कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का हड़प्पन से इस्तेमाल किया करते थे, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को समझते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पकड़ी है, उनको यह पता चला है कि कार्नेलियन का जो पत्थर था, ये लोग किया ये करते थे, कार्नेलियन के पत्थर से छोटे छोटे चिप्स या फिर छोटे छोटे टुकड़े काटा करते थे। उसके बाद फिर उसकी मदद से जो भी बीड्स बनाई जाती थी वो बनाते थे, फिर उसको गर्म किया करते थे या उसकी फायरिंग किया करते थे, या तो उसको आग में पकाते थे या फिर एक सर्टेन
वॉकिंग डिस्टेंस से उसके ऊपर आग जो है वो दिखाया करते थे, जिससे उसका कलर चेंज होता था। इससे होता यह था कि जो हल्का सा पीलापन था वो चला जाता था, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते थे, और इसका रंग जो है वो चटक लाल हो जाता था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। इससे अपने को एक और बात पता चली कि हड़प्पन्स का स्पेशलाइजेशन कितना डेवलप हो गया था बीड्स के प्रोडक्शन को लेकर, या बीड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग कितने पारंगत हो गए थे कि इनको ये भी समझ में आने लगा था कि पत्थर के साथ में अलग अलग टेम्परेचर्स पर कैसे खेला जाता है, और किस तरीके से किसी स्टोन से बने हुए किसी बीड का रंग किस तरह से चेंज किया जाता है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे पता चला कि कार्नेलियन में स्पेसिफिकली जो चटक लाल रंग है, या कार्नेलियन से बनी हुई जो बीड्स है, उसमें जो चटक लाल रंग है उसको लाने के लिए किया यह जाता था कि बीड बनाने के बाद में उसको इस तरीके से या तो पकाया जाता था आग में, या फिर उसको आग दिखाई जाती थी प्रोडक्शन के वेरियस स्टेजेस पे। अब इसी तरीके से आपका जब एक बार आपकी बीड पूरी बनकर तैयार हो गई, उसके बाद में उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसकी पॉलिशिंग करनी है, उसमें अगर कोई ड्रिलिंग कर कर छेद वगैरह करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मन का जो है या फिर जो बीड है उसमें कितना बड़ा छेद करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कितना मोटा धागा जो है वो जाएगा। जब माला पिरोई जाएगी तो कितने मोटे धागे की माला पिरोई जाएगी, पतला सा धागा इस्तेमाल करोगे, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मोटा धागा इस्तेमाल करोगे, उसके बेसिस पर उसमें जो ड्रिलिंग की जाती थी उसके लिए भी आपको सोफिस्टिकेटेड ड्रिल्स देखने के लिए या स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स देखने के लिए मिले। तो ये सारी की सारी चीजें भी जो है बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग में की जा रही थी। कलर देने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे फायरिंग की जा रही है, अलग अलग रफ शेप्स में उनके चिप्स बनाए जाते थे, और उसके बाद में उनको जो फाइनल शेप है या फाइनल फॉर्म जो है वो दिया जाता था। प्रोसेस की पूरी प्रोसेस में उनकी ग्राइंडिंग भी हो रही थी, उनको चमकाने के लिए अच्छे से उसकी पॉलिशिंग भी की जाती थी, और डिपेंडिंग अपॉन कि ये बीड कौन इस्तेमाल करेगा, किस तरीके के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर करने के लिए बनाई गई है, उसमें ड्रिलिंग के लिए भी आपके स्पेशलाइज ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर मोटे धागे का इस्तेमाल होना है उनकी माला पिरोने के लिए बीड्स की, तो फिर उसमें ज्यादा बड़े डायमीटर का ड्रिल किया जाता था। अगर कंपैरेटिवली पतले धागे का इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियस सी बात है जो ड्रिल किया जाएगा वो उतना ज्यादा बड़े डायमीटर का नहीं किया जाएगा, बट ड्रिलिंग भी इसमें होती थी। और इसके स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो हैं वो कई सारी जगहों से, चानूदारो हो गया, लोथल हो गया, और रिसेंटली धोलवीरा, यहां से अपने को देखने के लिए मिले। तो ये एक इंडिकेशन है कि किस लेवल पर ये लोग बीट के प्रोडक्शन को लेकर चले गए थे। क्या मास मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वेरियस मटेरियल का इस्तेमाल कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और किन किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर उसमें और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहे थे। ये सारी बातें अपने को यहां से समझ में आती। If you locate Nageshwar and Balakot on map number 1, you will notice that both the settlements are near the coast. They were specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, and inlay, which were taken to other settlements. तो जैसा कि पहला लाइन में इन्होंने लिखा है कि मैप नंबर 1 पर दो सेटलमेंट्स और हैं, एक का नाम है नागेश्वर और एक का नाम है बालाकोट। अगर आप उनको लोकेट करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि वो दोनों की दोनों जो सेटलमेंट्स हैं वो कोस्ट के या फिर तट के ज्यादा करीब है। तो पहले अपन लोग मैप पर इसको लोकेट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये अपना मैप रहा। सबसे पहले हमको नागेश्वर को लोकेट करना है, तो ये गुजरात में एकदम ये जो तट के टिप के ऊपर ये जो लोकेशन या फिर ये जो सेटलमेंट बसी हुई है इसका नाम है नागेश्वर। अब एकदम तट पे बसा हुआ है, या फिर इसको एकदम हम लोग कह सकते हैं समुद्र के किनारे ये सेटलमेंट बसाया गया है। दूसरा जो सेटलमेंट जो अपने को लोकेट करना है उसका नाम है बालाकोट, वो ये रहा। ये लोकेशन भी आप जो देखोगे तो तट के बहुत ज्यादा करीब है। ये तो नहीं कहूंगा कि वॉकिंग डिस्टेंस, मगर बहुत ज्यादा पास में है। आप बहुत इजीली जो है यहाँ से तट तक पहुंच सकते हो। ज्यादा डिस्टेंस आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन और तट या फिर कोस्ट के बीच में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना नागेश्वर, ये हो गया बालाकोट। दोनों लोकेशंस की खासियत ये है, एक तो ये स्पेशलाइज सेंटर थे शेल कटिंग के, यहां पर तट से मिलने वाला जो भी सामान, जो अभी आपके शंख वगैरह होते हैं उसको काट कर या उसके साथ में जो भी काम करके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, उसके ये दोनों स्पेशलाइज सेंटर थे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों कोस्ट के या फिर तट के कितने ज्यादा करीब बसे हुए हैं। चले, तो वही बात यहां लिखी हुई है कि अगर आप नागेश्वर और बालाकोट को नोटिस करोगे तो दोनों के दोनों जो सेटलमेंट्स हैं ये तट के बहुत ज्यादा करीब बसी हुई हैं। तट के बहुत ज्यादा करीब बसने की वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों के दोनों जो सेंटर्स थे ये शेल ऑब्जेक्ट्स के, ये या शेल से बनाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज सेंटर्स थे। यानी कि यहां पर जो अलग अलग किस्म की जो चीजें बनाई जाती हैं, जो तट पे शंख और बाकी सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो बैंगल्स हो गई, चाहे लैडल्स हो गई, चाहे इनले हो गया और बाकी जो सामान हो गया, ये सारे के सारे सामान यहाँ पे बनाए
जाते थे। इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है शंख या फिर शेल, और शेल बड़ी मात्रा में मिलता है तट पर। तो किसी जगह पर सेटलमेंट बसाई जाए, फिर वहां से अगर वो शंख वगैरह आपको आसानी से ना मिले, बहुत दूर जाना पड़े, जाके फिर वहां से लाके फिर आपको बनाना पड़े, तो आने जाने में टाइम खराब होगा। एक से दूसरी जगह आपको मटेरियल अगर सप्लाई करना है तो इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए इन्होंने किया क्या, कितने दिमाग से खेल रहे थे वो देखिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अपनी लोकेट करी जहां पे खाने पीने रहने की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो, और जहां से तट भी पास में पड़ता हो, वहां पे फिर अपनी छोटी छोटी सेटलमेंट्स बसा ली, एंड स्पेशलाइज वहां पे जो है लोकेशन, उन पे अपने स्पेशलाइजेशन के साथ में काम करना शुरू कर दिया। शेल से बने हुए ऑब्जेक्ट से भारी मात्रा में आपको शेल वहां पे मिल गया, और उसकी मदद से फिर आपने बैंगल्स हो गई, लैडल्स हो गई, बाकी सारा जो भी सामान आप बनाना चाहते थे वो बनाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, छोटी छोटी लोकेशंस हैं, ज्यादा लोग रहते नहीं है, बड़ी मात्रा में शेल से बनाए हुए सामान का ये मास प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए तो कर नहीं रहे होंगे। अगर मेरे पास लेट से एक जमीन बहुत सारी है, और मुझे 5 या 6 लोगों का पेट पालना है, अब उसके लिए अगर मैं खेती करूंगा करूंगा तो जमीन के एक छोटे से इलाके पे खेती करूंगा, और उससे मैं इतना उगा लूंगा कि मैं अपना और अपने 4-5 लोगों के परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। बट अगर मैं मेरे पास जमीन बड़ी मात्रा में है, और मैं वहां पर कई 100 एकड़ में खेती कर रहा हूं, और टनों के हिसाब से अगर मैं वहां से अनाज बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं 5 या 7 लोगों के लिए तो काम नहीं कर रहा हूं। फिर मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि या तो मैं ज्यादा लोगों को खिलाऊं, या फिर उस अनाज को मैं कहीं बेचकर उससे पैसा कमाने के मूड में हूं। लगभग वही कहानी यहां पर हो रही है कि छोटा सा लोकेशन है, ज्यादा लोग रहते नहीं है, और शेल का जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे उनका स्पेशलाइज प्रोडक्शन हो रहा है, और बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के कंजम्पशन के लिए तो इनका इस्तेमाल नहीं होता था, इनको बाहर कहीं सप्लाई किया जाता था। ये इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि हड़प्पन ने स्ट्रेटेजिक तरीके की लोकेशंस बसाई थी, जहां पे वो स्पेसिफिक तरीके के सामानों का प्रोडक्शन करवाते थे, और उसकी मदद से फिर उनको अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग दूसरे सेटलमेंट्स हैं, या तो वहां पर सप्लाई किया करते थे, या फिर अगर इनका ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे तो इनका एक्सपोर्ट भी फिर वहीं से ये लोग कर दिया करते थे। ये बात भी अपने को समझ में आती है, बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें बनाकर यहां से दूसरी सेटलमेंट्स में भेजी जाती थी। Similarly, it is likely that the finished products such as beads from Chanudaro and Lothal were taken to the large urban centers as Mohenjo-daro and Harappa. अब क्योंकि यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट में इतने बड़े लेवल पर बल्क में शेल के ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये बात सामान्य तौर पे समझ में आ जाती है कि ये यहाँ के रहने वाले लोगों की जरूरत के लिए नहीं है, इनको और अलग अलग सेटलमेंट्स के लोगों की जरूरत के लिए बनाया जा रहा है, और यहाँ से इनको फिर बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता होगा और दूसरी सेटलमेंट्स में भेजा भी जाता होगा। यही लॉजिक फिर अगर हम लोग चानूदारो पे लगाएं, तो चानूदारो भी बहुत छोटी सी जगह है, और चानूदारो में इतने बड़े लेवल पर बीट का प्रोडक्शन हो रहा है, बीट्स का मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सिर्फ चानूदारो में रहने वाले लोगों के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी जो बड़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी की बीट्स बनाई जा रही हैं, इनको फिर आप जो मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी सेटलमेंट हो गई, या हड़प्पा हो गया, या धोलवीरा हो गया, या इस तरीके के जो दूसरे सेंटर्स थे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भेजा करते रहे होंगे, या फिर इनको भी बाहर अगर एक्सपोर्ट किया जाता था तो उन लोगों की जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाकर यहां से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता रहा होगा। तो चानूदारो हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे भी जो बीड्स और दूसरे सामान बनाए जा रहे थे, इनको भी अलग अलग बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में यहां से सप्लाई किया जाता होगा। इससे ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है, हड़प्पन ना सिर्फ बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, बड़ी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, बीसीओ तरीके के प्रोडक्ट्स, बीसीओ तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर मास प्रोडक्शन कर रहे थे, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेशंस बसाते थे, ताकि जो भी चीज का मास प्रोडक्शन करना है उसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, और वहां पे फिर बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सके उस जगह से, और अगर आपको अपनी दूसरी सेटलमेंट्स में भेजना है तो वो भी आसानी से किया जा सके। ये सारी की सारी बातें फिर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जिन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं 4,500 साल पहले, ये उस टाइम पीरियड के दूसरे लोगों के साथ में अगर कंपेयर किया जाए, उस जमाने में दुनिया में और अलग अलग जो सभ्यताएं थी उनकी अपेक्षा ये मीलों आगे थे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तलाशने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेटलमेंट्स बसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करना और उनके इस्तेमाल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के नॉलेजेस, इन सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जमाने की दूसरी सिविलाइजेशन की अपेक्षा हड़प्पन सबसे आगे थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हड़प्पन इस मामले में सबके बाप थे। तो ये बात भी यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से अपने को समझ में आती है। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इसका नाम है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन।
यानी कि जो अलग अलग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, अब किस तरीके से आप ये प्रोडक्शंस वगैरह के सेंटर्स को डिटरमाइन करते थे, कैसे डिसाइड करते थे, इसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं सर। तो ये जो टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बेसिकली हम लोगों को करना ये है, हमें ये पता करना है या फिर हमें ये पढ़ना है कि आर्कियोलॉजिस्ट अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे खुदाई करते हैं, उनको कहीं पे कोई सेंटर मिलता है या हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई लोकेशन मिलती है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये एक नॉर्मल रिहाइश की लोकेशन थी, या फिर ये कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन थी, या फिर यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, या फिर ये किसी पर्टिकुलर तरीके के क्राफ्ट प्रोडक्शन का स्पेशलाइज सेंटर था। आखिर इनको ये पता कैसे चलता है? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हड़प्पन अपनी कहानी कहने के लिए तो जिंदा है नहीं कि हमको स्पेसिफिकली पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर कोई लोकेशन है वो किस चीज में इस्तेमाल होती थी, ये पर्टिकुलर सील का क्या इस्तेमाल हुआ करता था, हड़प्पन की जो लिपि या स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए, उसमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या मतलब होता था। तो वही बात फिर यहाँ पर आती है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह मिल गई, तो कैसे आप कह सकते हैं किस बेसिस पे या किस पर्टिकुलर लॉजिक के आधार पर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर लोकेशन या ये सेटलमेंट आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, उसी पर्टिकुलर चीज को हमको इसमें डिस्कस करना है। In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone nodules, bowl shells, copper और टूल्स एक्सेट्रा। तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह है वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था, पहली बात। और दूसरा कि वो स्पेसिफिक सेंटर था उस क्राफ्ट प्रोडक्शन का या नहीं, अगर आपको ये पता करना है तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट करते ये हैं, सबसे पहले जिस चीज को वहां पे ढूंढते हैं वो है रॉ मटेरियल। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बड़ी मात्रा में कहीं पे मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। नमक सब लोग खाते हैं। हाँ, लगभग भारत में ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो शायद नमक अपने खाने में ना डालता हो। कम ज्यादा मात्रा में वो एक अलग बात है, बट नमक का इस्तेमाल सब करते हैं। तो लगभग हर घर में आपको नमक मिलता है। सपोज कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर रिहाइश या फिर एक सेटलमेंट आपको मिली जहां पे हर घर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको नमक मिल रहा है, एक डब्बा या दो डब्बा भर के, या दो पैकेट चार पैकेट अगर आपको नमक मिल रहा है, तो इसका बेसिस पे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यार नमक इन सबके खाने में डलता था और सर्टेन मात्रा में ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हर जगह पर हमको नमक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि एक ऐसी लोकेशन मिलती है जहां पर उनको 150 किलो या 200 किलो नमक मिल गया। इसके दो से तीन मतलब बनते हैं, या तो ये नमक का गोडाउन था या नमक का गोडाउन रहा होगा और यहां से अलग अलग जगहों पे नमक सप्लाई होता रहा होगा, या फिर आसपास कहीं पे नमक का प्रोडक्शन होता था और उसके बाद में फिर वहां से प्रोड्यूस होने के बाद में नमक यहाँ पे लाके रखा जाता था। क्योंकि सामान्य सी बात है, भले ही आप नमक खाने में कितना भी इस्तेमाल करो, घर में 150 या 200 किलो नमक तो आप स्टोर करके नहीं रखोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे मिला है, कितनी मात्रा में मिला है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिला है, उसके बेसिस पे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मटेरियल की मदद से वहां पे कोई प्रोडक्शन हो रहा था या फिर उस मटेरियल का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा रहा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी कोई सेटलमेंट या कोई साइट मिलती है और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में कि यहाँ पे कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था या नहीं, ये किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था या नहीं, इस थॉट प्रोसेस के साथ में अगर उनको किसी जगह को इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं रॉ मटेरियल, कि आपको कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है, या इस तरीके का मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सके, वो यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो कितनी मात्रा में। जैसे स्टोन नॉड्यूल्स हो गए, अब हमने देखा था कि पत्थर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता है। तो पत्थरों के जो नॉड्यूल्स हैं, सर्टेन मात्रा में आपके जो पत्थरों के स्पेसिमेन है वो आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, कितनी मात्रा में मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के पत्थर अगर मिल रहे हैं तो कितनी उनकी क्वांटिटी है, कितनी कैपेसिटी है, अलग अलग शेप या साइज के मिल रहे हैं, एक सर्टेन शेप या साइज के मिल रहे हैं, सर्टेन तरीके से शेप और साइज में कटे हुए पत्थर मिल रहे हैं, सारी चीजें जो है देखी जाती हैं। इसी तरीके से अगर वहां पे शेल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो शेल कितनी मात्रा में मिल रहा है। वोल शेल का मतलब होता है जो तट से आपको नेचुरली मिलने वाला शेल है, जिसको फिर काट के शेल कटिंग करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। तो वो शेल आपको वोल शेल्स जो है जिसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कितनी मात्रा में मिल रहा है। जैसे स्टोन नॉड्यूल्स है, उसको काट कर चिप्स बना के या उसका पेस्ट बना के या कुछ और कर आप बीड मेकिंग में इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से वोल शेल का इस्तेमाल भी शेल कटिंग के लिए किया जाएगा, और शेल कटिंग कर फिर आप उसकी मदद से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो कितनी मात्रा में आपको ये चीजें मिल रही हैं। मेटल की बात की जाए तो उस जमाने में आयरन तो होता नहीं था, या आयरन के बारे में इन लोगों को पता नहीं था,
कॉपर का ये लोग इस्तेमाल खूब करते थे। तो कॉपर ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा, कॉपर की ओर्स होती हैं, उससे आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे मेटल का काम हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर कॉपर के मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, कॉपर के मेटल की मदद से कोई काम किया जा रहा है, तो मतलब वहां पे कॉपर की ओर्स होना चाहिए, और बड़ी मात्रा में कॉपर की ओर होना चाहिए। जितनी मात्रा में इनको कॉपर की जरूरत पड़ती रही होगी, उतना वो कॉपर निकाल लिया करते होंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते होंगे और उसका फिर इस्तेमाल करते होंगे। तो इस लॉजिक के बेसिस पे रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, किस शेप और साइज में, कितनी कैपेसिटी में, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि कोई एक हिस्टोरिकल साइट या सेटलमेंट जो आपको मिली है, वो एक सामान्य सेटलमेंट थी, लोग वहां पे रहते थे या नहीं रहते थे, या फिर वो एक पर्टिकुलर मास मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन के, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी, और अगर होती भी थी तो किसके लिए। दूसरा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल भी जाएं तो भी इनके साथ में काम करने के लिए, या फिर इनकी मदद से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर कर एक प्रोडक्टिव चीज निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है टूल्स की। बिना टूल्स के या बिना औजारों के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो फिर आप दूसरा जो आपका प्रमाण हो सकता है, या फिर दूसरा एविडेंस जिसकी मदद से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोई जगह क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर थी या नहीं थी, वो है टूल्स का मिलना, और दूसरा बड़ी मात्रा में टूल्स का मिलना। अगर कोई जगह क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के तौर पर एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब वहां पे एक ही तरीके के क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने वाले काफी बड़ी मात्रा में लोग रहा करते होंगे। अब अगर वहां पे बड़ी मात्रा में लोग उस एक क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते थे, तो उनके टूल्स भी एक जैसे होने चाहिए, या फिर उसमें एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए। तो अगर एक सर्टेन तरीके के टूल्स आपको मिलते हैं, बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और स्पेसिफिक तरीके के रॉ मटेरियल के साथ में मिलते हैं, तो उस सब के बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि हो ना हो, ये पर्टिकुलर जगह इन सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल कर कर इन रॉ मटेरियल से कोई फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर एग्जिस्ट करती रही होगी। ये दो बातों के बाद में तीसरी चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, वो है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस है, जिसकी मदद से हम लोग किसी जगह को क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के तौर पे क्लासिफाई करते हैं या नहीं करते। अगर कहीं पर काम चल रहा है, किसी पर्टिकुलर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, तो फिर काफी बड़ी मात्रा में आपको वहां पे फिनिश प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिनको पूरा बना लिया गया है और अब सप्लाई करना है। और हो सकता है कि शायद आपको ये इतनी मात्रा में ना मिले, अगर वो सप्लाई हो गए होंगे और नया बैच बनता उसके पहले वो जगह खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लोग वहां से चले गए, तो हो सकता है आपको फिनिश प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में ना भी मिले। मगर अगर आपको अनफिनिश प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहे हैं ठीक ठाक मात्रा में, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, एक तो फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, बड़ी मात्रा में मिल गए, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्टेन तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और फाइनल प्रोडक्ट ये निकल कर आता था। बट अगर वो ठीक ठाक मात्रा में ना भी मिले, तो भी आपको अगर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर काम आधा अधूरा किया गया था और किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर ये एक इंडिकेशन है। एक या दो तीन अगर आपको अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, तो भी आप कुछ नहीं कह सकते। बट बड़ी मात्रा में अगर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे इसका मास प्रोडक्शन होता था, और ये एक स्पेशलाइज सेंटर था इस पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट जो भी निकल कर आता है इसका, उस पर्टिकुलर चीज का। इसके अलावा रिजेक्ट्स हो गए, यानी कि आपने एक रॉ मटेरियल लिया और उसके साथ में काम करना शुरू किया, बट आपको जो रिजल्ट चाहिए थे उस तरीके के रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन या फिर एज पर योर क्वालिटी निकल कर नहीं आएगा, तो आपने फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने फिर दूसरा रॉ मटेरियल का टुकड़ा लिया या दूसरा रॉ मटेरियल का पीस लिया और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। इस तरीके से कई बार अगर बड़ी मात्रा में आपको रिजेक्ट्स मिलते हैं, या जिनको आपने बीच में बनाते बनाते छोड़ दिया था, या फिर अगर बनाते वक्त में कटिंग हो रही है या फिर उसकी ड्रिलिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, इसके चलते जो वेस्ट मटेरियल उसमें से निकलकर अलग होता चला जा रहा है, अगर ये भी आपको बड़ी मात्रा में मिल रहा है, तो ये भी एक प्रामाणिक एविडेंस है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। ये पर्टिकुलर साइट या ये पर्टिकुलर सेटलमेंट एक सर्टेन सेंटर था जहां पे मास प्रोडक्शन किया जा रहा था। इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। ये एक बहुत, अगर किसी जगह पे आपको वेस्ट प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में मिल रहा है, लेट से लकड़ी की बात कर लेते हैं, आपने लकड़ी की मदद से लेट से काट पीट के कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, तो लकड़ी की कटिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी होती है, 10 तरीके की चीजें की जाती हैं, तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छिलके हो गए, वो काफी फैल जाते हैं, काफी बड़ी मात्रा में वो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे देखने के लिए जरूर मिलेंगे जहां लकड़ी की मदद से उसके ऊपर वर्किंग कर कर कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लेट से फर्नीचर वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये जो फर्नीचर बनाने वाली जगह है, जो पर्टिकुलर सेटलमेंट है जहाँ पे फर्नीचर का काम होता था, वहां पे लकड़ी के और लकड़ी का फर्नीचर अगर बनाया जाता था, तो वहां पे लकड़ी के छिलके टुकड़े, कट्स के बाद अगर आप काट रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल निकल कर आता था, ये सारा का सारा आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। और अगर ये बड़ी मात्रा में मिल रहा है, तो फिर ये एक अकाट्य प्रमाण हो जाता है, ये प्रमाणिक हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो किसी जगह पे
वेस्ट प्रोडक्ट कितनी मात्रा में मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के छोटे टुकड़े आपको जिनका यूज नहीं हो सकता, जिनको बनाते वक्त में डिस्कार्ड कर दिया गया था वे, या बनाते बनाते वो कट के निकले होंगे तो वो वेस्ट के तौर पे पड़े रह गए वहां पे, वो कितनी मात्रा में मिल रहा है, ये एक अपने आप में बहुत प्रामाणिक और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो जाता है किसी जगह को एक सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के तौर पर क्लासीफाई करने के लिए या ना करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these material will be discarded as waste at the place of production. उसी बात को जो मैंने लकड़ी वाला एग्जांपल दिया उसी को ये लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर कहीं पे शेल कटिंग करके आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस टाइम पीरियड में, या पत्थर की मदद से अगर आप बीड मेकिंग या कोई और चीज कर रहे थे, तो शेल कटिंग में भी शेल के कई सारे टुकड़े इधर उधर कट के निकलेंगे और काफी सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी आपका जो है इकट्ठा होगा. या यही बात पत्थर के साथ में लागू होती है कि उसकी कटिंग अगर आप करोगे तो यही चीज उसके साथ में भी होगी, काफी बड़ी मात्रा में जो है आपको वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इकट्ठा होके मिल जाएगा. अब ये जो सारे के सारे पीसेस हैं, लेट्स से एक आपने बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा ले लिया और इसमें से आपने एक स्टैच्यू बना दी. स्टैच्यू आपका फिनिश प्रोडक्ट हो गया, मगर इस स्टैच्यू को बनाने में काफी मात्रा में इसमें से वेस्ट निकलेगा या फिर इसमें से काफी सारे पीसेस निकलेंगे जिनको हमको अल्टीमेटली वेस्ट बोल के डिस्कार्ड करना पड़ेगा इस स्टोन के या जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसमें से. अब ये सारा का सारा वेस्ट किसी काम में आ नहीं सकता तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. मगर जो भी जगह पे इस पर्टिकुलर तरीके का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर ये इस तरीके के वेस्ट चिप्स या फिर इस तरीके के वेस्ट जो पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे. और ये भी फिर एक इंडिकेशन के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर मास प्रोडक्शन किसी चीज का हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था. अकॉर्डिंगली किसी जगह को अगर आपने क्लासिफाई करना है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पर, ये भी एक सपोर्टिंग कह सकते हैं एविडेंस के सपोर्टिंग एक फैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. समटाइम्स larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. तो कई बार ये भी होता था कि लार्ज जो आपके वेस्ट पीसेस अगर निकल कर आए उनको फिर भी आप इस्तेमाल कर उसकी मदद से छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हो, छोटे आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हो. बट उस छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में फिर जो और छोटे छोटे आपके टुकड़े निकलेंगे जिनका और फर्दर इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो फिर फैल जाते थे इस तरीके के प्रोडक्शन एरियाज में, और ये वर्क एरिया में काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलते थे. अब ये जो ट्रेसेस अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ये ना सिर्फ अपने को छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स हैं जहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा था, जो स्पेशलाइज सेंटर्स के तौर पर अपन ने क्लासीफाई किए, सिर्फ वहां देखने के लिए मिलते हैं. इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस अपने को बड़े शहरों में भी देखने के लिए मिले. इससे यह भी समझ में आता है कि ये स्पेसिफिक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आपने भले स्पेशलाइज सेंटर्स बना के रखे हों, मगर इसके अलावा मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन चाहे होता जरूर था. हो सकता है उतनी बड़ी मात्रा में ना होता हो जितनी बड़ी मात्रा में यहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था नागेश्वर, बालाकोट, चानूदारो में, मगर क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिल रहा था. तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं या फाइनली डिसाइड करते हैं कि कोई जगह जो है वो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थी या नहीं थी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे फैक्टर्स की मदद से. अल्टीमेटली किसी भी सेटलमेंट को फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर रखना है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर या स्पेशलाइज सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, तो ये किया जाता है. चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं सर. तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल के ऊपर. देखिए हमने अभी तक ये देख लिया कि हड़प्पन्स काफ़ी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे कई सारी चीज़ों की, और इस मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो कई सारे अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे थे. अब वो पूरा इलाका जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे वो सारा का सारा मटेरियल इतनी अबेंडेंस में मौजूद नहीं था कि जितनी मात्रा में हड़प्पन्स को ज़रूरत थी मास प्रोडक्शन के लिए. कई चीज़ें ऐसी थी जो लोकली अवेलेबल थी और वो वहाँ से उसको ले आते थे और उसकी मदद से फिर जो भी प्रोडक्शन करना है वो करते थे. बट कई सारी ऐसी चीज़ें या कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल जिनका वो यूज़ मास प्रोडक्शन में करते थे, वो जनरली आपको सेटलमेंट्स के आसपास देखने के लिए उनके नहीं मिलता है. तो अगला प्रश्न और एक वाजिब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरीके के रॉ मटेरियल जो हड़प्पन्स की सेटलमेंट्स के आसपास या तो अवेलेबल नहीं थे या बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थे या इजीली अवेलेबल
अवेलेबल नहीं थे। आखिर ये उसका इंतजाम कैसे करते थे इतनी बड़ी मात्रा में कि उसकी मदद से फिर ये उसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर कर उसका कोई पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन कर पाए। तो वही सारी बातें अपने को यहाँ पे पढ़नी है कि मटेरियल्स की प्रोक्योरिंग के लिए अलग अलग तरीके के जो मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते थे, उसकी प्रोक्योरिंग के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराने के लिए ये लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे, वो बातें अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी है। As is obvious, a variety of material was used for craft production. While some such as clay were locally available, many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plains. तो जैसा कि अपन ने देखा कि काफी बड़ी मात्रा में वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल मास प्रोडक्शन के लिए कई सारी चीजों के हो रहा है। अब इसमें से कुछ चीजें जैसे क्ले हो गई, वो तो आसानी से आपको लोकली मिल जाती थी सेटलमेंट्स वगैरह के आसपास, मगर कई सारी चीजें जिसमें कई सारे स्टोन्स आते हैं, लकड़ी काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होती थी, टिम्बर या फिर मेटल्स हो गए कई सारे तरीके के, इनको आपको अलग अलग जगहों से लेके आना पड़ता था। एंड यहाँ पे एक लाइन इस्तेमाल की गई है, दे हैव टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एल्यूवियल प्लेन। आउटसाइड द एल्यूवियल प्लेन मतलब ये कि जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पे बसी हुई थी, वहां पर जो प्लेन्स के या जो मैदानी इलाके आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रोमिनेंटली यहां पर जो मिट्टी थी वो थी एल्यूवियल सॉइल। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिन इलाकों में बसी हुई थी, उन प्लेन्स के इलाकों में कौन सी मिट्टी हमको प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलती है, तो याद रखना है एल्यूवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। तो कई सारे इस तरीके के मटेरियल जैसे कि कई स्पेसिफिक स्टोन्स हो गए, टिम्बर हो गया बहुत बड़ी मात्रा में, कई सारे अलग अलग मेटल्स हो गए जो इस एल्यूवियल प्लेन के इलाके में मौजूद नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन बसी हुई है, इनको फिर किसी और जगह से लेकर आना पड़ता था। टेराकोटा टॉय मॉडल्स of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across the land routes. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. तो अब आप सामान लेकर आ रहे हो, ये बात तो समझ में आ गई। आपने जो अलग अलग वैरायटी के मटेरियल इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्शन में, उससे अपने को समझ में आ गया कि ये सामान आप कहीं से लेकर आए हो जो एल्यूवियल प्लेन्स के उन इलाकों में मौजूद नहीं था जहां पे आपकी सिविलाइजेशन के अलग प्रोमिनेंट या फिर मेजर सेंटर्स बसे हुए हैं। क्वेश्चन उठता है कि आप लेकर कैसे आए होगे। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप कहीं गए, आपको वो सामान मिल गया रॉ मटेरियल के तौर पर जो आपने इस्तेमाल करना है, अगला क्वेश्चन ये है कि आप उसको लेकर कैसे आए हो। तो उसका जवाब यह है कि हमने जहां जहां पे एक्सकवेशन किया, हमें काफी बड़ी मात्रा में बुलक कार्ट्स के, टेराकोटा के छोटे छोटे टॉय मॉडल्स देखने के लिए मिले, यानी कि खिलौना जो आपकी गाड़ियां होती हैं, आपके जो बुलक कार्ट्स होते हैं, वो देखने के लिए बड़ी मात्रा में मिले। अब जैसे कि आज की तारीख में भी होता है, छोटे बच्चे कार्स के जो छोटे छोटे आपके हॉट व्हील्स की कार्स हो गई हैं, इस तरीके के जो छोटे छोटे कार्स के मॉडल हो गए, उससे खेलते हैं। अब कार्स के छोटे मॉडल हम लोग इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि बड़ी कार कैसी दिखती है और उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। तो उस क्योंकि हमें यह पता है कि बड़ी कार कैसी होती है, तो उसी की मदद से हमने बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बना दिए कार के रूप में। वही लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएं, इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको टेराकोटा के खिलौने के रूप में अगर बुलक कार्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका मतलब हड़प्पन्स को पता था कि एक्चुअल या फिर असली बुलक कार्ट कैसी होती है, असली बैलगाड़ी कैसी होती है और उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। उसी लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने अपने बच्चों के लिए इस तरीके की छोटी छोटी बैलगाड़ियां खिलौने के रूप में बना दी। तो क्योंकि हमको काफी बड़ी मात्रा में टेराकोटा के टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट या फिर बैलगाड़ियों के, इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट तरीका था, एक माध्यम था जिसकी मदद से इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता था। जमीन पे अगर आपको एक से दूसरी जगह कहीं पर जाना है, चाहे आपको सामान लेकर जाना है, चाहे मनुष्य लेकर जाने हैं, चाहे सामान और मनुष्य दोनों लेकर जाने हैं, जानवर भी अगर आपको कोई अगर सप्लाई करने हैं एक से दूसरी जगह जमीन पर, तो जमीनी रास्तों पे ये जो आपके बुलक कार्ट्स थे, ये एक प्रोमिनेंट माध्यम रहा होगा या रहा करता था जिसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो एक सवाल का जवाब हमको यहां से मिला कि एल्यूवियल प्लेन्स के बाहर के इलाकों से अगर आपको प्रोमिनेंटली बड़ी मात्रा में अगर रॉ मटेरियल लाना है तो वो कैसे लेकर आया जा रहा था। उसका जवाब है बुलक कार्ट्स की मदद से, जमीनी रास्ते के थ्रू एक से दूसरी जगह अगर आपको सामान सप्लाई करना है या लेकर आना है तो लेकर आया जाता रहा होगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है, आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि अगर नदी के रास्तों की बात की जाए, क्योंकि अगर हम पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें तो वहां पे आपकी सिंधु नदी भी बह रही है, पंजाब की जो आपकी दूसरी पांचों नदियां हैं वो भी बह रही हैं, इसके अलावा और भी काफी सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, तो उस पूरे इलाके में नदियों का पूरा एक जाल बना हुआ है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना था नदियों का ये जो पूरा रास्ता, ये जो जाल था, इसको भी जल मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इंडस हो गई, सिंधु नदी हो गई, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हो गई,
गई, और भी बाकी जो सारे कोस्टल रूट्स थे, इन रिवराइन रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। नाव की मदद से भी यहाँ पे एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अपने को कैसे पता, हमने तो हड़प्पन को नाव चलाते हुए वहां पे देखा नहीं है, तो हमें कैसे पता कि इन रिवराइन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा एक से दूसरी जगह पे माल और लोगों को, रॉ मटेरियल और जो भी आपके लोग थे उनको सप्लाई करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये खिलौना घोड़ा गाड़ी हमको काफी बड़ी मात्रा, ये खिलौना आपकी बैलगाड़ी हमको काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिली, और इसकी मदद से हमने ये अनुमान लगाया कि इस तरीके की आपकी जो एक्चुअल बैलगाड़ियां रही होंगी वो काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होती थी। एग्जैक्टली सेम लॉजिक के बेसिस पर हमें कई सारी सील्स पर इस तरह की नाव जो है उनके शेप देखने के लिए मिले हैं, और यहां से फिर हम लोगों ने नाव के मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, ये सील है, इसके ऊपर ये इतनी बड़ी सी नाव बनी हुई है, थोड़ा मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया। ये देखिए, ये पूरा नाव का स्ट्रक्चर या नाव का शेप बना हुआ है, इसमें बीच में कोई एक सामान रखा हुआ है, और इसके दोनों तरफ कोई जानवर रखे हुए हैं, या जानवर यहाँ पे सिचुएटेड हमको नजर आते हैं। अब सील के ऊपर अगर इन लोगों ने इस तरीके की नाव का स्ट्रक्चर बनाया है, इसका मतलब इनको पता था कि एक्चुअल नाव कैसी होती है, तभी ये इसको ड्रॉ कर पाए। सिंपल सी बात है, जिस चीज को आपने अपनी आंखों से देखा है, जिसका आप काम जानते हो, उसकी आप तस्वीर बना सकते हो या उसकी आप आकृति ड्रॉ कर सकते हो। जिस चीज को आपने देखा ही नहीं है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एप्पल की बात कर लें, आईफोन। अब एप्पल का आईफोन 15 हो गया, 14 हो गया, 16 अगर कभी आता है आगे, 17 व्हाट्सएवर, या इनके बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं, या फिर हमको ये पता है कि ये कैसे दिखते हैं। जैसे लेट्स से अगर आपने आईफोन 15 देखा है, तो आपको पता है कि आईफोन 15 कैसा दिखता है। जैसे आईफोन 15 की बात होगी, आपकी आंखों में, आंखों के सामने या फिर आपके दिमाग में एक छवि उभर कर आएगी। वजह यह है कि आपने क्योंकि उसको देख रखा है, इसलिए इस तरीके की एक छवि बन रही है। अगर आपने आईफोन 15 देखा ही नहीं हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो क्या है, या फिर वो किस तरीके का दिखता है। या फिर अगर आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, उसकी छवि बनाने के लिए बोला जाए, उसकी आकृति बनाने के लिए बोला जाए, तो आप नहीं बना पाओगे। अब आईफोन 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, अगर कभी फ्यूचर में ये आते हैं तो आएंगे, तब का तब देखा जाएगा, बट अभी तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर मैं आपसे बोलूं आईफोन 19 कैसा दिखेगा, आप इमेजिनेशन लगाते रहो, बट एग्जैक्टली आप 10 का 10 जैसा वो दिखेगा वैसा आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। तो यही लॉजिक आप यहां पे लगाइए कि इन्होंने अगर नाव कभी जिंदगी में देखी ना होती, इनको पता ही ना होता कि नाव नाम की कोई चीज होती है, तो ये इतना बढ़िया किस्म का डिजाइन नाव का, या इतनी अच्छी आकृति ये नाव की कैसे बना सकते थे। ना सिर्फ इन्होंने नाव बनाई है, इन्होंने बाकायदा यहाँ पे दो लकड़ी की मदद से इसको टिका के ये भी बताया है कि ये शोर पे लगी हुई है, या फिर ये आपका जो तट है वहां पे खड़ी की गई है। इसने फिर बीच में इस तरीके का कोई सामान रख के बताया है कि इसके ऊपर कुछ सामान रखा जा रहा है, और इसको लाने ले जाने के लिए चीजों का या लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। दो जानवर रखकर ये भी, या दो जानवरों की आकृतियां बना के ये भी इंडिकेट किया है कि हो सकता है इसमें काफी बड़ी मात्रा में एक से दूसरी जगह एनिमल्स वगैरह लेकर आए जाते रहे होंगे। तो क्योंकि अपने को नाव की डिजाइन यहाँ पे देखने के लिए सील्स के ऊपर मिली है, इसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह है कि हड़प्पन को ना सिर्फ नाव बनाना आता था, ये इनका इस्तेमाल कर कर इंडस और इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज थी उसमें काफी बड़ी मात्रा में नौकायान किया करते थे, नाव से एक से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड ऑब्वियस सी बात है, फिर लोग हो गए या रॉ मटेरियल हो गए, उनको भी सप्लाई किया करते रहे होंगे। अब जैसे यहां पर देखिए, एक और दूसरी सील है, इसके ऊपर एक और ज्यादा बड़ी किस्म की नाव जो है हमको देखने के लिए मिल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाली फोटोग्राफ में और इस वाली फोटोग्राफ में एक बात कॉमन है, उसमें भी इस तरीके से बीच में कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ था, यहां पर भी इस तरीके से बीच में कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है, वहां पर भी इस तरीके से दो लकड़ियों की मदद से या दो बांधने वाली चीजों की मदद से नाव को जो है तट पे बंधा हुआ बताया गया था। यहां पर भी लगभग उसी तरीके की चीज जो है बताई जा रही है। अब एक ही पर्टिकुलर किस्म के पैटर्न या एक ही पर्टिकुलर किस्म की डिजाइन अगर आपको नाव की देखने के लिए मिल रही है, मतलब ये लोग नाव बनाना जानते थे, और ना सिर्फ बनाना जानते थे, बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे, और जो भी सामान लाते ले जाते थे, इनको ये भी समझ में आ गया था उस सामान को ना तो नाव के आगे रखना है, उस सामान को ना नाव के पीछे रखना है, बैलेंस बिगड़ता है, इसलिए उसको बीच में रखा जाता था, जैसे इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। और इसकी पहले वाली फोटोग्राफ में भी देखिए, सामान एकदम बीच में रखा हुआ है, ना ये आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इससे बैलेंस बिगड़ता है, तो इन्होंने इसको बीच में रखना जो है शुरू कर दिया था। अब इन सारी फोटोग्राफ्स की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा इसको एक्सट्रापोलेट किया है, तो ये जो नाव है कुछ इस तरीके की निकल कर आती है। अब ये जो आपका मॉडल है नाव का, ये अपने को कहीं से मिला नहीं है, मगर ये जो आकृतियां और छवियां अपने को मिली हैं, उसके बेसिस पे अपन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया या ड्रॉ किया या बनाया, तो इस तरीके की नाव कुछ निकल कर आ रही है। तो मोर और लेस हड़प्पन की जो नाव थी वो कुछ इस तरीके की रही होगी, बीच में यहाँ पे अपना सामान और बैठने उठने की व्यवस्था इन्होंने करी थी, इसके दोनों तरफ लोग बैठा करते थे चप्पू लेकर, तो यहाँ के और यहाँ के लोग एक दूसरे का वजन बैलेंस कर देते थे, प्लस साथ में जब चप्पू चलाया करते रहे होंगे तब ये नाव
डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ ये लेकर जाना चाहते थे, आगे या पीछे बढ़ा करती रही होगी। तो ये सारी चीजों के बेसिस पर, ये एक्स्ट्रापोलेशन के बेसिस पे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि रिवराइन रूट्स का इस्तेमाल भी ये लोग किया करते रहे होंगे। पहले सिंधु नदी हो गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज में ये लोग अपना नाव वगैरह चलाया करते होंगे। जब ये इसमें पारंगत हो गए और ज्यादा बड़ी नाव बनाने लगे होंगे, तब शायद इन्होंने डेयरिंग करी होगी और समुद्र में उतरे होंगे। और उसके बाद उसके बेसिस पे ये भी हमने अंदाजा लगाया है कि जो ओमान हो गया और बाकी जो इलाके हैं, अगर उनके साथ में समुद्री रास्ते से कांटेक्ट हुआ होगा, तो वो इसी पर्टिकुलर नाव की प्रोग्रेस और इसकी टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट और इनकी जैसे जैसे नेविगेशन स्किल्स इंप्रूव हुई होंगी, उसी के नतीजे में अल्टीमेटली ये लोग ये आपका अरब की जो खाड़ी है या अरब सागर जो है, इसको क्रॉस करके दूसरी डिस्टेंट लैंड्स वगैरह के साथ कांटेक्ट करने में कामयाब हो पाए होंगे या इनको कामयाबी मिली होगी। चले, तो ये हो गया अपना स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग द मटेरियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि नाव जैसे जैसे और डेवलप होती गई, नेविगेशन के तरीके डेवलप होते गए, तो ना सिर्फ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके में पर और डिस्टेंट लैंड्स वगैरह के साथ में भी इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए। कैसे बनाए और क्या कॉन्टैक्ट बनाए, वो अब अपन लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी कि सब कॉन्टिनेंट में मटेरियल और कहां कहां से लोग लेकर आ रहे थे, प्लस उसके बाहर बियॉन्ड ये कहां से और लेकर आ रहे थे मटेरियल वगैरह, उसके बारे में अब बात करते हैं। चले देखते हैं। Hadappans procured materials for craft production in various ways. For instance, they established the settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. तो अब अपने को बात करनी है कि प्रोक्योरमेंट के अलग अलग तरीके क्या हैं। हमने ये देख लिया कि मोड्स ऑफ जो आपका कम्युनिकेशन था, जो तरीके थे जिनकी मदद से एक से दूसरी जगह आपका सामान लेकर आते जाते थे, प्रोमिनेंटली वो बैलगाड़ी थी, और अगर रिवराइन रूट के थ्रू जाते थे तो वो बोट्स हुआ करती थी। अब क्या क्या मटेरियल कैसे कैसे ये लोग प्रोक्योर किया करते थे, थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, ये दोनों जो सेटलमेंट्स थी ये स्पेशलाइज सेंटर थे जहां पे शेल के या शेल से बनने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते थे। अब इन दोनों को इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से बसाया गया था कि इनकी जो लोकेशन थी वो कोस्ट के एकदम पास में थी। नागेश्वर की अगर हम बात करें तो ये तो एकदम गुजरात का वो जो का जो तटीय इलाका है, एकदम समुद्र के मुंह पे बना हुआ था ये, और वहां से शेल काफी बड़ी मात्रा में लेकर आते थे। दूसरा बालाकोट की बात की जाए तो ये भी एकदम कोस्टल एरिया के पास में था। तो दोनों जगहों पे शेल जो है वो काफी इजीली अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट स्टैब्लिश करी और यहाँ से फिर शेल अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी। तो इन दोनों पर्टिकुलर सेटलमेंट्स को शेल से बनने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह के स्पेशलाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर स्टैब्लिश किया। तो पहली स्ट्रेटेजी जो थी आपके हड़प्पन्स की, जिसकी मदद से ये लोग मटेरियल्स प्रोक्योर किया करते थे, कि अगर पॉसिबल हो सके तो जिस जगह पे मटेरियल अवेलेबल है उसी के पास में अपना एक सेटलमेंट बसा दो, उसी के पास में एक अपना सेंटर बसा दो जहां पे अपने लोगों को बसा दो जिनको स्पेसिफिक काम यही करना है, ये मटेरियल लेकर आओ और इसकी मदद से प्रोडक्ट बनाओ। तो पहली जो स्ट्रेटजी है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, हड़प्पन्स के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती थी मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए, वो क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सेटलमेंट्स बसाना। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सेटलमेंट्स बसाओ, वहीं के वहीं अपना पास में अपने को मटेरियल मिल जाएगा, उसको लेकर आओ और उसकी मदद से अपने प्रोडक्ट्स बनाओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल नागेश्वर और बालाकोट। इसके बाद में इसका एक और एग्जांपल है, वो है शोरतुगई। अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाके में शोरतुगई नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पे भी हड़प्पन्स ने इसी तरीके का एक सेटलमेंट बसाया था। अब ये सेटलमेंट यहाँ पे बसाने के पीछे की वजह ये थी कि शोरतुगई लैपिस लजुली नाम का एक स्टोन है जिसका एक बेस्ट सोर्स था, या फिर शोरतुगई जहां पे बसा हुआ था वहां पर आपको लैपिस लजुली नाम का एक स्टोन काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता था। ये एक नीले कलर का चमकदार स्टोन होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा प्रेशियस भी है, और काफी बड़ी मात्रा में शोरतुगई में ये मौजूद था। और इसका इस्तेमाल हड़प्पन्स बहुत बड़े लेवल पर किया करते थे, ऑर्नामेंटेशन के लिए, सजाने धजाने में इसका इस्तेमाल काफी बड़ी मात्रा में किया जाता था। तो ये जो नीले कलर का पत्थर है जिसका नाम लैपिस लजुली है, क्योंकि शोरतुगई जो अफगानिस्तान के काफी दूर दराज के इलाके में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जब इनको समझ में आ गया कि यहां से ये हाई वैल्यूड जो आपका स्टोन है आसानी से मिल सकता है, तो इसको बार बार वहां पर जाना, वहां पे जो भी आपकी जरूरत का लैपिस लजुली है उसको इकट्ठा करके फिर अपना दूर दराज की एक सेटलमेंट में लेकर आना और फिर प्रोडक्शन करना, फिर खत्म हो जाए तो फिर किसी को भेजना। इससे बचने के लिए हड़प्पन्स ने किया कि बेहतर यही है कि लैपिस लजुली से जितना भी अपने को काम करना है उसके स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक सेंटर जो है वहीं पे बसा दो जहां पे लैपिस लजुली आपको देखने के लिए मिलता है। नतीजा क्या हुआ? शोरतुगई नाम की जगह पे अफगानिस्तान में हमको एक सेटलमेंट हड़प्पन्स का देखने के लिए मिलता है। तो यहां से इनकी पहली स्ट्रेटजी जिसको बात
बारे में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स बसा दो उसी जगह पर या उस जगह के आसपास जहां पे आपको वो मटेरियल इजीली अवेलेबल है जिसकी अपने को प्रोडक्शन में जरूरत है। पहला काम तो ये लोग ये किया करते थे। दूसरा, इसके अलावा एक और एग्जांपल है लोथल। लोथल अब एक ऐसी जगह है गुजरात में जहां से आप लोथल की जो लोकेशन थी, कार्नेलियन नाम का जो अपना स्टोन है जिसको हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वहां इसका जो एक सबसे बेस्ट सोर्स अवेलेबल था लोथल उसके पास पड़ता था। इसके अलावा स्टिएटाइट स्टोन जिसकी इनको जरूरत पड़ती थी साउथ राजस्थान में जो इनको देखने को मिलता था, और नॉर्थ गुजरात में भी जो अवेलेबल था, दोनों सोर्सेस से लोथल की जो लोकेशन थी वो पास में पड़ती थी। अब क्योंकि लोथल पे आपको स्पेसिफिकली इन स्टोन्स की मदद से प्रोडक्शन करना है और लोथल की लोकेशन ऐसी है कि 3-4 जगहों से जहां पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा उससे इसकी लोकेशन पास पड़ती है, तो फिर यहां पे बसा दिया। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिएगा। पहला इन्होंने क्या किया था, नागेश्वर, बालाकोट और शुरतुगई में आपने उसी जगह पर जाके लोकेशन, उसी जगह पर जाकर आपने सेटलमेंट बसा दिया जहां पे वो मटेरियल अवेलेबल है। अब लेट से अगर आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी आपको और ज्यादा मात्रा में जरूरत है और 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं जहां से आपको वो ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएगा, तो किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके बसने की जगह आपने उन तीनों लोकेशन के बीच में कहीं पर एक जगह ढूंढी जहां पे आप ठीक ठाक तरीके से रह सकते हो, रहने खाने की सारी व्यवस्था आराम से कर सकते हो, और वहां पर आपने अपना सेटलमेंट बसा लिया ताकि वहां से ज्यादा दूर ना जाना पड़े और तीनों सोर्सेस या दोनों सोर्सेस जो भी आपके अलग अलग सोर्सेस हैं वहां से जाके आप वो मटेरियल लेकर आ जाओ। लोथल इसका बढ़िया एग्जांपल है। कार्नेलियन जो है इसके 2-3 सेंटर्स हैं। भारूच से आपको कार्नेलियन काफी बड़ी मात्रा में मिल रहा था, एक तो ये। दूसरा स्टिएटाइट हो गया, तो वो आपको साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से बड़ी मात्रा में मिल रहा था। तीनों जगहों के रिस्पेक्ट में लोथल की लोकेशन बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक थी, तो उन्होंने यहां पर इसको बसा दिया। इसी तरीके से मेटल का प्रोडक्शन भी यहां पे खूब होता था, या मेटल की मदद से भी खूब चीजें बनाई जाती थी। वजह यह थी कि ये लोकेशन राजस्थान के करीब थी और राजस्थान में कॉपर की खाने हैं, और उस जमाने में कॉपर का इस्तेमाल ये लोग काफी बड़ी मात्रा में किया करते थे। तो लोथल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनकी विजडम के बारे में हमको बताती है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर आपको सेटलमेंट नहीं बसाना तो फिर लोकेशन ऐसी जगह पर लो कि एक से ज्यादा जो भी आपके मटेरियल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको है वो डिस्टेंस ज्यादा दूर ना पड़े, और अगर 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज हैं तो फिर वो डिस्टेंसेस भी ज्यादा दूर ना पड़े। तो उन्होंने लोथल बसा दिया, कार्नेलियन के सोर्स के भी करीब है, आपका स्टिएटाइट के 2 सोर्सेस के करीब है, और मेटल या फिर स्पेसिफिकली कॉपर की बात कर लें तो कॉपर के सोर्स के भी करीब है। तो 3-4 काम हम लोग एक ही जगह पे कर सकते हैं। इसलिए बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया जहां पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से प्रोडक्शन किया जा रहा है, या शोरतुगई हो गया जहां पे एक ही पर्टिकुलर स्टोन आपको देखने को मिल रहा है। इनकी अपेक्षा लोथल थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया, ज्यादा बड़ी सेटलमेंट बनी, और एक से ज्यादा प्रोडक्शन या एक से ज्यादा तरीके के मटेरियल से मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का स्पेशलाइज सेंटर के तौर पर ये निकल कर आया। चले, तो ये हो गया इनका दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर आप उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, अगर वहां पे आप सेटलमेंट नहीं बसा सकते, तो फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप नियर द सोर्स, या इनफैक्ट इसको ऐसे बोलना चाहिए, एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर एज पॉसिबल द सोर्स, या इनफैक्ट सोर्सेस, आप अपना सेटलमेंट बसाओ ताकि एक से ज्यादा या सोर्सेज अगर हैं तो उन सबको हम लोग एक ही वक्त पे एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये इनकी दूसरी स्ट्रेटजी हो गई जो अपने को लोथल में समझ में आती है। आगे, कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर मटेरियल जो इतना दूर है कि वहां पर जाकर आप सेटलमेंट भी नहीं बसा सकते, उनको हासिल करने के लिए ये लोग क्या किया करते थे। अब वो बात अपने को यहां पे करनी है। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably bought from Oman on the southern tip of the Arabian Peninsula. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and the Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. तो अब जो अलग अलग जगहों से आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, कॉपर हो गया है या उससे बनी हुई दूसरी चीजें हो गई, या कॉपर की मदद से बनाए गए अलग अलग आपको जो हड़प्पन साइट्स पे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, इनको और ज्यादा जब इनका केमिकल एनालिसिस वगैरह किया गया रिसेंटली, इनकी और ज्यादा स्टडी की गई, केमिकल इसका जो स्ट्रक्चर है और बाकी सारी चीजों को जब पढ़ा गया, तब हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि हड़प्पा में या हड़प्पन सेटलमेंट्स में अलग अलग जगहों पर जो आर्टिफैक्ट्स जो बनाए गए हैं कॉपर से, उसमें और ओमान में जो कॉपर मिलता है उसमें निकल के ट्रेसेस हैं। या फिर इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि
एक नया आपको एक डिस्कवरी हुई है, एक नई आपको एक चीज पता चली है कि हड़प्पा वाले कॉपर ना सिर्फ राजस्थान से लेकर आते थे, ये लोग ओमान से भी जो है कॉपर वगैरह लेकर आया करते थे, जो अरेबियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे बसा हुआ है। मैं पहले आपको इसकी फोटोग्राफ दिखा देता हूं, तब ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये अपना भारत हो गया, और ये वो क्षेत्र है जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था। अब अपने को ये पता चल रहा है कि ओमान में जो कॉपर होता है, हड़प्पा वाले वो कॉपर वहां से भी लाया करते थे और उसका इस्तेमाल किया करते थे अपने प्रोडक्शन वगैरह के लिए। इसका मतलब ये लोग, या दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये लोग यहां से कहीं से इस पूरे तट में, इस पूरे तट रेखा पे कहीं पर ये लोग बैठे होंगे बोट में, और इसकी मदद से ये लोग ओमान पहुंच गए, या फिर इन्होंने किसी तरीके से जमीनी रास्ते से जो है पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा और यहां तक पहुंच गए, और यहां से फिर नाव लेकर ये ओमान पहुंचे होंगे। कोई भी रास्ता हो, मगर अल्टीमेटली ये लोग ओमान पहुंच गए थे और वहां से ये लोग फिर कॉपर लाकर इस्तेमाल कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा उस जमाने में हुआ ये करता था, ये अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इस इलाके में बसी हुई थी। ये जो आपको पूरा कलर बताया जा रहा है, इस पूरे इलाके में हड़प्पन सिविलाइजेशन बसा हुआ था, और ओमान के इस इलाके में आपको कॉपर मिलता है। यहां से जो कॉपर मिल रहा था वो यहाँ पे अलग अलग कॉपर आर्टिफैक्ट्स में पाया गया है, एंड इसके बेसिस पे अपने को ये पता चला है कि हड़प्पा वाले इतना दूर से जाकर भी जो है कॉपर अपने प्रोडक्शन की, कॉपर से बनाने वाली जो भी प्रोडक्शन करते थे वो उसके लिए लेकर आया करते थे। अब क्वेश्चन उठता है, अपने को पता कैसे चला? इसका जवाब यह है कि केमिकल एनालिसिस वगैरह किया गया था। केमिकल एनालिसिस में पता चला कि ओमान में जो कॉपर है उसमें निकल के जो ट्रेसेस पाए जाते हैं, वही के वही सेम निकल के ट्रेसेस जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कॉपर से बना हुआ काफी सारा सामान है, काफी सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उसमें देखने के लिए मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि दोनों जगहों पे कॉपर का जो ओमान का जो कॉपर है, ओमान का जो कॉपर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था, वहां से ये जो आपका कॉपर वगैरह है लेकर आया जा रहा था। दूसरी शब्दों में दोनों जगहों के बीच में एक कह सकते हैं रिलेशनशिप बन गया था मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे। ये लोग वहां से मटेरियल भर भर कर जो है लेकर आ रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ से निकल कर आता है। इसके अलावा और भी काफी सारी जगहों के साथ में इनके कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, उस पर भी अपन लोग अब बात करते हैं। There are other traces of contacts as well. A distinct type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani site. Such thick coatings prevent the percolation of liquids. We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappans exchanged the content of these vessels for Omani copper. तो अब अपने को जब ये पता चल गया कि इतना दूर अपने हड़प्पा वाले जो लोग थे, या तो नाव में बैठकर ओमान जाया करते थे, या फिर जमीनी रास्ते से यहां से कहीं से होते हुए ओमान जाया करते थे, मगर अल्टीमेटली ओमान से कॉपर लेकर आते थे। यानी कि इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे, आपस में इनके जो हैं कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे। ये इसको प्रमाणित करने के लिए अपने पास एक एविडेंस ये भी है, इसके और भी अपने पास एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहां पर अपने को पता चलता है कि एक सर्टेन तरीके का डिस्टिंक्टिव वेसल हुआ करता था जो हड़प्पा में बनाया गया था और ओमान में मिला है। अब इसकी पर्टिकुलर डिजाइन कुछ इस तरीके से की गई है कि इसके अंदर जो भी लिक्विड रखा जाता था वो उड़ के या इवापोरेट होके परकुलेट होके वो जाता नहीं था, और काफी बड़ी लंबे वक्त तक आप उसको स्टोर कर सकते थे। हड़प्पा के इस तरीके के बनाए गए, या हड़प्पा के इस तरीके के बनाए हुए जो जार्स हैं वो ओमान में देखने के लिए मिले हैं, जिसकी मदद से भी ये अपना ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ओमान का जो कॉपर था इन्हीं पर्टिकुलर जार्स वगैरह के बदले में बदला जाता होगा, या फिर हो सकता है इन जार्स के अंदर कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड इनको भरकर दिया जाता रहा होगा और उसके बदले में इसका ये जो कॉपर है इसको एक्सचेंज किया जाता रहा होगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से अपने को पता चलता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप्स थे, इनके बीच में कॉन्टैक्ट था। जार की फोटोग्राफ ये रही, एनसीईआरटी में ये वाली फोटोग्राफ है। एक्चुअल में जार ऐसा दिखता है। अपने को ये इसलिए पता है कि हड़प्पा में बना था क्योंकि इसके ऊपर हड़प्पा वालों की जो है स्क्रिप्ट के कुछ निशान वगैरह बने हुए हैं। तो ये भी एक एविडेंस है जिसकी मदद से अपने को पता चलता है कि हड़प्पा वालों के कॉन्टैक्ट कितना दूर तक जो है हो गए थे। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली कि ओमान के साथ में इनके डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स बन गए थे और वहां से फिर ये कॉपर लेकर आते थे, उसके बारे में अपने पास में एविडेंस है। ये जार का ओमान में मिलना और इसके ऊपर ये हड़प्पन्स की जो साइन है या फिर हड़प्पन्स की जो लैंग्वेज है इसमें ये कुछ लिखा हुआ है,
इस पर्टिकुलर जार का मिलना, इसकी मदद से हमारा ये अनुमान है कि शायद इस जार या फिर इस जार के अंदर कोई लिक्विड भरा रहता होगा, जो भी चीज हो, उसके बदले में शायद ये लोग कॉपर एक्सचेंज किया करते होंगे। बट पॉइंट ये है कि ओमान के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट्स थे उस टाइम पीरियड में, या हड़प्पन के कॉन्टैक्ट थे। अब ओमान एक अकेली ऐसी जगह भी नहीं थी जिसके साथ में हमारे कॉन्टैक्ट थे, इसके अलावा और भी फर्दर डिस्टेंट लैंड्स के साथ में हड़प्पन के रिलेशनशिप्स बन गए थे, उनके साथ में उनके कॉन्टैक्ट जुड़ गए थे। अगला जो नाम इसमें आता है वो है मेसोपोटामिया का। पहले तो अपन लोग ये देख लेते हैं कि ये मेसोपोटामिया है कहां पे, फिर हम लोग बात करते हैं कि इनके किस तरीके से कांटेक्ट बने थे। ये देखिए, ये अपना हड़प्पा हो गया। ये जो पूरा क्षेत्र हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो पूरा क्षेत्र हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। और ये जो पूरा क्षेत्र है आज का प्रेजेंट इराक और काफी सारा गल्फ का थोड़ा बहुत इलाका जो इसमें आ रहा है, ये कहलाता था मेसोपोटामिया। या और ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी अपने आप में दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में एक है। अब आज की तारीख में मेसोपोटामिया के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, थर्ड मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा तक, यानी कि लगभग 3000 साल पुराने जो मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं बिफोर कॉमन एरा, तो उसमें हमको पता चलता है कि एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था मागन, और वहां से मेसोपोटामिया के इलाके में भी कॉपर आया करता था। आज की तारीख में अब हम लोगों का मानना यह है कि भाई ये जो ओमान है, इसी जगह का नाम उस जमाने में मागन हुआ करता था, और वहीं से फिर यहां पर कॉपर आया करता रहा होगा और उसी का इस्तेमाल होता होगा यहां पे भी कॉपर से वेरियस तरीके के सामान बनाने के लिए। वजह यह है कि यहां पर भी जो कॉपर के सामान मिले हैं, उसको उसका जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें भी निकल के वही ट्रेसेस पाए गए जो ओमान में मिलने वाले कॉपर में, जो निकल ओमान में मिलने वाले कॉपर में पाए जाते हैं। एंड वही निकल के ट्रेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी काफी सारे कॉपर से बने हुए आर्टिफैक्ट्स में पाए गए। इसका मतलब जो भी वो पर्टिकुलर यानी जगह थी जहां से कॉपर आ रहा था, जिसका इस्तेमाल करके इंडस वैली वालों ने और मेसोपोटामिया वालों ने अपना सामान बनाया था, वो उसका जो पर्टिकुलर सोर्स है वो कॉमन सोर्स है, और वो सोर्स कौन सा है? ओमान। तो इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में भी इस तरीके की एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप्स थे। मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट से अपने को यह भी पता चल गया कि उस जगह का नाम मागन है, और जहां से इन लोगों का कॉपर आया करता था। एंड मोर और लेस ओमान का जो जगह है आज की तारीख में मॉडर्न, मागन पुराने जमाने में इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सारी बातों से ये क्लियर हो जाता है कि रिलेशनशिप जो थे उस टाइम पीरियड में एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच में थे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मागन या फिर आज का जो ओमान है उसके बीच में रिश्ता है, मागन और मेसोपोटामिया इनके बीच में रिश्ता है। यहां पर जो कॉपर मिल रहा है, यहां पर जो कॉपर मिल रहा है और यहां पर जो कॉपर मिल रहा है, तीनों में निकल के ट्रेसेस हैं। एंड इससे ये समझ में आता है कि कॉमन ओरिजिन था जहां से यहाँ पे कॉपर आया है। तो ये सारी की सारी बात, और वो कॉमन ओरिजिन या वो सोर्स जो कॉपर सप्लाई कर रहा था यहां से यहां पर और यहां पर, वो ये क्षेत्र था जो आज की तारीख में ओमान में आता है, जिसको पुराने जमाने में मागन कहा जाता था। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और एक फैसिनेटिंग बात है, जिससे क्लियर होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेड पॉसिबल था। लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेड उस जमाने में 3-3, 3.5, 4-4 हजार साल पहले हो रहा था, एंड काफी फ्लरिशिंग ट्रेड हो रहा था, काफी बड़े लेवल पर यह ट्रेड किया जा रहा था। Other archaeological finds suggestive of long distance contacts include हड़प्पन seals, weights, dyes and beads. इसके अलावा एक और प्रामाणिक एविडेंस जिसके बेसिस पे ये क्लियर हो जाए कि हड़प्पा वालों का मागन यानी कि आज का ओमान और मेसोपोटामिया वालों के साथ में रिश्ता था, वो ये है कि हड़प्पा की जो सील्स हैं वो आपको इन जगहों पे देखने के लिए मिली हैं। हड़प्पा में जो वेट्स या वजन का इस्तेमाल किया जाता था वही एग्जैक्टली वेट्स आपको मेसोपोटामिया और मागन में, यानी कि ओमान और आज का जो इराक और बाकी वो सारा इलाका है मेसोपोटामिया का, वहां देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो डाइस और यहाँ जो बीड्स बनाई जा रही थी, फिर देखिए बड़ी बात, बीड्स अपन लोग जो बना रहे थे वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए नहीं था, वो बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही थी। वो बीड्स भी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mentions contact with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Magan and Meluha, possibly Harappan region. तो अब इन्हीं मेसोपोटामियन टेक्स्ट में अपने को मागन के बारे में अंदाजा लग गया कि ये प्रेजेंटली आज का जो ओमान है वो इलाका है। इसके अलावा एक और जगह का जिक्र आता है जिसका नाम है दिलमन। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो बहरीन है आज का जो आइसलैंड ऑफ बहरीन है, ये उस पर्टिकुलर जगह का उस जमाने का नाम था। और एक तीसरा क्षेत्र जिसका जिक्र आता है, जिसके साथ में इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे, उसका नाम आ रहा है मेलुहा। इसके बारे में मानना यह है कि हो ना हो ये हड़प्पा के क्षेत्र
का जो इलाका था इसके लोगों के लिए ये लोग मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये अपना हड़प्पा का क्षेत्र हो गया जिसके लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। ये हो गया ओमान का इलाका जिसके लिए मागन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। और ये बहरीन का आइलैंड हो गया या बहरीन का इलाका हो गया जिसके लिए दिलमन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। और बाकी इन सारी जगहों पे हड़प्पा की सील्स, वेट्स और बाकी सारी चीजें मिली हैं। इससे भी क्लियर है कि इनके बीच में रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। और क्योंकि रिलेशनशिप्स थे, कॉन्टैक्ट्स थे, 3 जगहों का नाम आ रहा है, दिलमन अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, मागन आइडेंटिफाई कर लिया, तो हो ना हो जो मेलुहा नाम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी एक राय बनाई है। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियंस, लैपिस लैजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड। इन डॉक्यूमेंट्स में अपने को और फर्दर क्या पता चलता है कि मेलुहा से जो सामान आया करता था प्रोमिनेंटली वो क्या क्या था। कार्नेलियन नाम का जो पत्थर है वो आता था, लैपिस लैजुली वो नीले कलर का पत्थर जिसके लिए शोर्तुगाई में इन लोगों ने अपनी सेटलमेंट बनाई थी वो, कॉपर यहां से आया करता था, गोल्ड आया करता था, और कई सारी तरीके के वुड्स या कई सारी तरीके की लकड़ियां भी यहां से बड़ी मात्रा में आती थी। अब ये प्रोमिनेंट है क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके में मेसोपोटामिया वगैरह बसा है, इतने जंगल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पे लकड़ी या टिम्बर उतनी मात्रा में नहीं होता था। तो प्रोमिनेंट बात है कि यहाँ पे टिम्बर या लकड़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई होती रही होगी। और हिंदुस्तान में पेड़ों की, पौधों की और इन सारी चीजों की, कभी वनस्पति की कभी कोई कमी थी नहीं, तो यहाँ पे टिम्बर प्रचुर मात्रा में होता था। तो यह बात भी क्लियर होती है कि यहां से बड़ी मात्रा में सप्लाई होता था। अब ये सारा का सारा सामान जो मेलुहा से ये लोग लेकर आते थे, प्रोमिनेंटली अपने को कहां पे देखने को मिल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिल रहा है। टिम्बर खास तौर पे अपने को ये बात बताता है कि ये जगह जिसको भी ये मेलुहा कह रहे हैं, ना वो मागन हो सकती है ना वो दिलमन हो सकती है, क्योंकि इतनी मात्रा में टिम्बर कहीं पे भी नहीं होता कि ये लोग बड़ी मात्रा, या इतनी मात्रा में पेड़ पौधे यहाँ पे कहीं नहीं होते कि ये टिम्बर सप्लाई करना शुरू कर दें। हो ना हो उस मेलुहा नाम की जगह को हिंदुस्तान या इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होना होगा। इसके बेसिस पे अपने को ये अंदाजा लगा है कि मेलुहा जो नाम इस्तेमाल किया गया है मेसोपोटामिया में, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए किया गया। मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट कॉल्ड बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस। तो some archaeologists think that the haja bird was the peacock. Did it get its name from its call? It is likely that communication with Oman, Bahrain और मेसोपोटामिया was by sea. तो मेसोपोटामिया में एक मिथ है, एक कहावत है, जिसमें ये कहा जाता है, जिसमें मेलुहा का जिक्र आता है। इसमें ये लोग बोलते हैं कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, यानी कि तुम्हारा जो बर्ड है वो हाजा बर्ड होना चाहिए, मे इट बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, और काश इसकी आवाज जो है रॉयल पैलेस में सुनाई दे। आर्कियोलॉजिस्ट का आज की तारीख में मानना यह है कि मेलुहा के बारे में जो इनका मिथ है, इसमें जो हाजा बर्ड का जिक्र किया जा रहा है ये शायद मोर या फिर पीकॉक है। अब सवाल ये और हो सकता है कि शायद इन लोगों ने मोर को या पीकॉक को हाजा बर्ड बोलना शुरू कर दिया हो उसकी उस आवाज के चलते जो वो निकालता है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर कम्युनिकेशन इन लोगों के साथ में था तो ये किस तरीके से किया जाता रहा होगा, क्योंकि अपने को दिख रहा है यहां पे कम्युनिकेशन के लिए या तो आप जमीनी रास्ता पकड़ लो, एक लंबा रास्ता होगा, लंबा सफर होगा, मगर आप उसकी मदद से यहां मेसोपोटामिया भी पहुंच सकते हो, दिलमन भी पहुंच सकते हो, मागन भी पहुंच सकते हो। मगर ये रास्ता इतना भयानक है कि इस पे उस 4000 साल पहले बाय अगर आपको लैंड ट्रैवल करना है तो ये, और ट्रेड करना है तो ये प्रैक्टिकल नहीं नजर आता। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का आज की तारीख में कहना यह है कि चाहे ओमान के साथ में कांटेक्ट हो, चाहे बहरीन के साथ में कांटेक्ट हो, चाहे मेसोपोटामिया के साथ में कांटेक्ट हो ना हो, ये कांटेक्ट था तो समुद्री रास्ते से, बाय सी ये कांटेक्ट जो है किया गया था। और इस पर्टिकुलर बात को इसलिए भी वजन मिलता है क्योंकि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेलुहा के जो लोग थे, या मेलुहा के बारे में एक बात की गई है, या मेलुहा को रिफर किया गया है एज द लैंड ऑफ सी फेरर्स, यानी कि मेलुहा वो जमीन है जिसमें रहने वाले लोग खूब समुद्री यात्राएं करते हैं, खूब बड़ी मात्रा में ये लोग समुद्र में नौकायान वगैरह करते हैं। तो जब इन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया है यहाँ पे कि मेलुहा वाले, अगर मेलुहा जो है वो लैंड ऑफ सी फेरर्स है, मतलब इन्होंने इस तरीके की उन्नत बोट्स बना ली थी जो अरेबियन सी में काफी लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती थी, और मनुष्यों को एक से दूसरी जगह न सिर्फ ट्रैवल कर सकती थी, एक से दूसरी जगह लेकर जा सकती थी, बट साथ ही साथ बड़ी मात्रा में ये ट्रेड वगैरह के लिए मटेरियल्स को भी एक से दूसरी जगह लेकर जा सकती थी। ये सारा का सारा अपने को यहाँ से पता चलता है। प्लस साथ ही साथ अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि अपने को शिप्स और बोट्स जो है उनका डिपिक्शन भी सील्स पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है इस बात की तरफ में, ये भी एक इशारा है कि बड़ी मात्रा में बोट्स वगैरह को बना लिया गया था, बड़ी मात्रा में शिप्स को डेवलप किया गया था जो अरेबियन सी में ना सिर्फ ट्रैवल कर सकती थी बल्कि ट्रेड करने के लिए बड़ी मात्रा में सामान और मनुष्यों को एक से दूसरी जगह लेकर जाती थी। एक बार फिर से इनकी फोटोग्राफ देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको इनको दिखाई दिया था, देखिए सर,
ये फोटोग्राफ हो गई, ये फोटोग्राफ हो गई, और इनकी मदद से फिर जो अपन ने बोट का मॉडल बनाया है वो ये वाला हो गया। तो इन सब की मदद से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि हो ना हो ये लोग बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहे थे। जमीनी रास्ते के थ्रू तो अपना इनलैंड ट्रेड कर ही रहे थे, मगर साथ ही साथ समुद्री रास्ते के थ्रू ये लोग इन डिस्टेंट लैंड के साथ में ट्रेड कर रहे थे। कॉन्टैक्ट्स अच्छे बना के रखे हुए थे और बहुत उन्नत या फिर बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड यहां पर हो रहा था। ये सारी बातें यहां से अपने को बहुत क्लियर जो है समझ में आती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में अपन लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन और क्राफ्ट प्रोडक्शन के मटेरियल, उसकी प्रोक्योरिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें अपनी टेक्स्ट बुक में बताई गई हैं सबको अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से सीयूटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा जब अपन मिलेंगे तो उसमें हम लोग सील्स के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में और वेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। जो हड़प्पन सील्स हैं, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है और हड़प्पा के जो वेट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। इनके वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्या इनकी स्पेशलिटी है, किस तरीके से इनको बनाया जाता था, किस तरीके से यूज किया जाता था, किस प्रयोजन के लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे फ्रेंड्स जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशन में जिसमें ये कंटेंट पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, हिस्ट्री अगर पूछी जाती है, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री, तो उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इस वेंचर का जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाएं एंड सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।